बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है ज़ख्म जफ़ा। ये कहानी मलिक सफ़दर हयात की डायरी से माखूज़ है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। एक रोज़ मैं थाने में बैठा किसी केस का चालान तैयार कर रहा था कि बाहर शोर की आवाज़ सुनकर मुझे हाथ रोकना पड़ा। बेसाख्ता मेरी निगाह कमरे के खुले हुए दरवाजे की जानिब उठ गई। मैंने देखा चंद देहाती एक बच्चे को धकेलते घसीटते हुए मेरी तरफ ला रहे थे। हाथ तो रुक ही चुका था। मैंने कलम को भी छोड़ दिया और उलझन ज़दा नज़र से इस वहशी मंजर को देखने लगा। इस दौरान में देहाती मज़कूरा बच्चे को मेरे सामने पहुंचा चुके थे। मैंने गरज कर कहा, छोड़ दो इसे। मेरे हुक्म का फौरी असर हुआ और इन देहातियों ने बच्चे को मारना बंद कर दिया। ताहम उसका गिरेबान अभी तक एक मुश्तैल देहाती की गिरफ्त में था। मैंने मज़कूरा देहाती की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, इस बच्चे को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको हवालात में बंद कर दूंगा। जनाब, हवालात में तो आप इस शैतान को बंद करें। इनमें से एक खफगी आमेज अंदाज में बोला, जिसने सबका जीना अजाब कर रखा है। इस मासूम ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? मैंने बारी बारी उनके चेहरों का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया, जनाब ये पूछें कि इसने क्या नहीं किया। एक देहाती तंदिया लहजे में बोला, आप इसे मासूम न समझें। ये शक्ल से सीधा साधा नजर आता है लेकिन इसके वजूद में बड़ी खबीस रूह बंद है। ये आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। पिछले 8-10 दिन से इसने हमारी मिट्टी पलीद कर रखी है। चौधरी साहब का सारा गुस्सा भी हम ही पर उतरता है। चौधरी साहब के अल्फाज पर मैं चौंक उठा। इस बच्चे के कसूर के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगा। मैंने कहा, पहले ये बताओ आप कौन लोग हो? हम चौधरी इरशाद के मुलाजिम हैं। इनमें से एक ने जवाब दिया, हम चौधरी साहब के बाड़े में काम करते हैं। इतनी अकड़ तो कभी चौधरी इरशाद ने नहीं दिखाई। मैंने जवाब देने वाले को तेज नज़र से घूरा। तुम चौधरी के अदना से मुलाजिम होकर बड़ी उछल कूद मचा रहे हो। बच्चे का जुर्म सुनने से पहले तुम लोगों के दिमाग दुरुस्त करना होंगे। क्या ख्याल है तुम्हें ट्रायल रूम की सैर कराई जाए? वो मेरी इस खतरनाक धमकी से ठंडे पड़ गए। इनमें से जो ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था नरम लहजे में बोला, थानेदार जी आप हमें माफ कर दें। दरअसल इस मर्दूद की हरकतों ने पिछले कई दिन से हमारा जीना हराम कर रखा है। ऊपर से रोजाना चौधरी साहब की डांट फटकार भी सुनना पड़ती है। बस इसी वजह से दिमाग गर्म हो गया था। अगर दिमाग और मिजाज ठंडा हो गया हो तो बताओ इस बच्चे ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जो तुम इसे बेदरेग मारते हुए यहाँ तक लाए हो? मैंने बारी बारी इन अफराद की आंखों में देखा, फिर बच्चे से कहा, ओए बच्चा, तुम उधर जाकर बेंच पर बैठो, अभी तुम्हारा बयान भी होगा। मेरे कमरे की एक दीवार के साथ लंबी सी चौबी बेंच रखी हुई थी। वो बच्चा खामोशी से उठा और जाकर मज़कूरा बेंच पर बैठ गया। इस बच्चे की उम्र 11-12 साल रही होगी। वो अपनी उम्र से काफी कम दिखाई देता था। इसकी सेहत भी तसल्ली बख्श नजर नहीं आती थी। जिस्म खासा कमजोर था और चेहरे पर मासूमियत खेलती थी। उसे एक मुजरम की हैसियत से देखकर बड़ा तरस आता था। दिल मानने को तैयार नहीं था कि इससे कोई जुर्म सरजद हुआ होगा। बहरहाल ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चल सकता था कि असल हकीकत क्या है। चौधरी के बंदों में जो खड़पेंच किस्म का था, इसका नाम इनायत मालूम हुआ। वही बाड़े का इंतजाम और इंसराम भी संभालता था। इसकी मदद के लिए सदीक, अशरफ और खावर बाड़े पर मौजूद रहते थे। चौधरी इरशाद के बाड़े में कुल मिलाकर 7 भैंसें, 3 गायें, 4 बकरियां और 2 आला नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। मज़कूरा बाड़ा खासा वसी और अरीज था, जिसके एक हिस्से में कतार से 4 बड़े बड़े कमरे भी बने हुए थे। एक कमरे पर मुलाजमों का कब्जा था, दूसरे में मवेशियों का चारा वगैरह स्टॉक किया गया था और बाकी 2 कमरे हस्ब ज़रूरत जानवरों के इस्तेमाल में रहते थे। खसूसन मौसम सरमा और मौसम बरसात में इन मवेशियों वगैरह को कमरों के अंदर बांधना पड़ता था। ये कमरे हालनुमा थे, लिहाजा जगह के हवाले से कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। बाड़े के कुशादा सहन में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के चंद सायादार दरख्त इस्तादा थे।
बाड़े के हवाले से ये तफसील बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग शिकायत लेकर मेरे पास आए थे, इनका और इनके मसले का ताल्लुक इसी बाड़े से था। इनायत नामी इस अक्खड़ मिजाज बंदे की ज़बानी कैसर के जुर्म की जो तफसील मुझ तक पहुंची, मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूं, ताकि बाद में आने वाले वाक़यात का मुताला आपके जहन को उलझाने की कोशिश ना करे। इनमें से बाद बातें ऐसी हैं जो बाद में मेरे इल्म में आई थी, लेकिन वाक़यात का तसलसल कायम रखने के लिए भी बयान कर दी हैं। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया। इनायत और इसके साथी जिस 9 उम्र लड़के को जोद कूब करते हुए मेरे पास लाए थे, उसका नाम कैसर उर्फ केसू था। चौधरी इरशाद का ताल्लुक मौजा फतेहपुर से था। ये एक बड़ा गांव था जहां लगभग 350 घर आबाद थे। कम व बेश 1500 नफूस पर मुश्तमिल ये गांव मेरे थाने की हदूद में आता था और थाने से चंद गज के फासले पर वाक़या था। मॉडर्न ज़बान में आप इस फासले को वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। इरशाद बड़ा दबंग और रूब दाब वाला चौधरी था। आसपास के छोटे गांव देहात पर भी दरपर्दा उसी की चुदराहट चलती थी। मौजा फतेहपुर में चौधरी इरशाद की हवेली किसी आलीशान महल का नज़ारा पेश करती थी, लेकिन इस हवेली के साथ एक ख़ास नौइयत की बदकिस्मती भी जुड़ी हुई थी। चौधरी की शादी कोई 32-33 साल पहले हुई थी। अल्लाह ने शादी के दूसरे साल एक बेटी अता की। नादरा नामी वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत और गोल मटोल थी, जिसे प्यार से रानी कहा जाता था। रानी के बाद चौधरी के यहाँ 2-2, 3-3 साल के वक्फे से 3 बच्चे यानी लड़के पैदा हुए, लेकिन वो बदकिस्मती जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया है, इसके हाथों इन बच्चों में से कोई एक भी जिंदगी का साथ ना दे सका और इनमें से हर कोई अपनी पैदाइश के 1 साल के अंदर दार फानी से रुखसत हो गया। चौधरी कदीर 2 माह की उम्र में, चौधरी नईम 6 माह की उम्र में और चौधरी सुल्तान 9 माह की उम्र में चल बसा। किसी ने भी जिंदगी का 1 साल मुकम्मल नहीं किया था। ये सूरत हाल यकीनन चौधरी इरशाद और इसकी बीवी चौधराइन नूरजहां के लिए बड़ी तकलीफ दे और अजियतनाक थी। चौधरी इरशाद का तो दिमाग घूम कर रह गया था। 8-10 साल के अंदर 3 बेटों की अमवात का सदमा इसका दिल लहू लहू कर गया था। इसे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि वो औलाद नरीना से महरूम था। अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन इस जमीन व जायदाद और माल व दौलत का कोई हकीकी वारिस मौजूद नहीं था। कोई ऐसा शख्स जो चौधरी का नाम लेवा हो और जिसके नाम और वजूद से चौधरी की नस्ल आगे चले। ये सोच दिन रात उसे अंदर से कुरेदती रहती थी कि इसके बाद इसका और इसके खानदान का नाम व निशान मिट जाएगा। मुतफक्किर तो चौधराइन भी बहुत थी, इसलिए नहीं कि नस्ल को आगे बढ़ाने वाला कोई बेटा नहीं था, बल्कि इसलिए कि इस नाकामी और नामुरादी के नतीजे में चौधरी कोई उल्टा सीधा फैसला न कर ले। वो चौधरी की महरूमी की शिद्दत और इसकी ख्वाहिश की हिद्दत को बखूबी देख और महसूस कर रही थी। वो एक जनूनी कैफियत में मुब्तला हो गया था। इस पर मुस्तदादिया ये कि पिछले 5-6 साल से इसकी कोख भी हरी नहीं हुई थी। उसे हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि इसकी जानिब से मायूस होने के बाद चौधरी कहीं दूसरी शादी न कर ले। सौतन का आसेब हर लम्हा किसी शमशेर बरहना की मानद इसके सर पर लटकता रहता था। नादरा और रानी जब सने बलूगत को पहुंची तो किला चांद वाला के चौधरी इफ्तिखार के बड़े बेटे से इसकी शादी कर दी गई। अब हवेली में चौधरी और चौधराइन के अलावा निस्फ दर्जन से ज्यादा मुलाजिम और मुलाजमाएं रह गई थीं। चौधराइन ने रानी की शादी के बाद सुख का सांस लिया था कि शायद अब चौधरी इस खतरनाक रुख पर न सोचे, जिसका खदशा चौधराइन के दिलो दिमाग का कीमा बनाता रहता था। नूरजहां का इत्मीनान इस हवाले से भी था कि चौधरी इरशाद अब 60 का हिंसा अबूर कर चुका था। फिर एक रोज हवेली में जैसे भूचाल आ गया। नूरजहां के सर पर लटकने वाली तलवार की रस्सी टूट गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी किस्मत का सितारा टूट गया हो। चौधरी इरशाद ने दूसरी शादी का ऐलान करके हर खास व आम को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। सबसे ज्यादा महलिक बिजली तो नूरजहां के हवास पर गिरी थी। चौधरी इसकी जिंदगी का साथी और इसका महरम राज इस पर सौतन ला रहा था, और वो भी जवान जहान
सिर्फ 22 साल की एक अल्हड़ मुटियार जो इसकी बेटी रानी से भी 8 साल छोटी थी। नूरजहां का मेका इतना ताकतवर नहीं था कि वो खुल्लम खुल्ला चौधरी के इस मंसूबे की मुखालफत करता। लिहाजा चौधरी को अपने अज़ाइम की तकमील के लिए किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा और नौरीन इसकी दूसरी बीवी बनकर हवेली में आ गई। नौरीन जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है 21 से 22 साल की एक भरपूर और जवान लड़की थी और इसके मुकाबले में चौधरी का 62 साल बुढ़ापा था। लेकिन चौधरी ने अगर ये कदम उठाया था तो जग हंसाई के लिए नहीं, इसने बहुत सोच विचार के बाद ही दूसरी शादी का फैसला किया था। वो बैसाखियों के सहारे चलने का कायल नहीं था। शादी के कुछ अरसे बाद ही चौधरी इरशाद ने ये साबित कर दिया कि वो माठा नहीं बल्कि साठा और पाठा है। नौरीन से इसकी शादी को 5-6 माह ही हुए थे कि हवेली के दर दीवार ने ये खुशखबरी समात की कि इस हवेली में कोई नया मेहमान आने वाला है और ये भी हो सकता है कि वो चौधरी का जानशीन और वारिस साबित हो। नौरीन इधर उम्मीद से हुई, उधर जैसे नूरजहां का दिल बुझकर रह गया। जाहिर है नौरीन इसके मुकाबले में ज्यादा हसीन, ज्यादा जवान और ज्यादा पुरहिजान थी और आने वाले दिनों में वो चौधरी के बच्चे को भी जन्म देने वाली थी और अगर वो बच्चा लड़का होता तो फिर ये सीधी सीधी नूरजहां की शिकस्त थी। जाहिर है इस अमल के बाद नौरीन को इस पर सबकत हासिल हो जाती। गोया नौरीन चौधरी इरशाद की तवज्जो का महवर और मरकज बनकर रह जाती। नूरजहां अमूमी अंदाज में सोच रही थी क्योंकि हमारे मुआशरे और हमारे समाज का यही चलन है, लेकिन चौधरी इरशाद के जहन में इस नौइयत की कोई भी मनफी सोच नहीं थी। वो नूरजहां की अब भी वही कदर कर रहा था जो नौरीन की आमद से कबल थी, लेकिन नूरजहां को इसकी मोहब्बत में अब मसनूई और खोखलापन महसूस होता था। उसे यूं लगता था जैसे चौधरी महज खानापुरी के लिए उसका ख्याल रखता है। वो नूरजहां की दिलजोई और नौरीन की दिलदारी करता है। नूरजहां के जहन में ये बात नक्श हो चुकी थी कि नौरीन की आमद के बाद चौधरी की उसमें दिलचस्पी और तवज्जो खत्म हो गई है। लिहाजा इसके मुस्बत अमल को भी खानापुरी और रवादारी के खाते में डाल रही थी, जबकि चौधरी की नीयत में दर हकीकत कोई फतूर नहीं था। अगर वो नौरीन का निस्बतन ज्यादा ख्याल रख रहा था तो इसकी फितरी वजूहात थी। वो जाहिर है एक जवान और नई नवीली बीवी थी, जबकि इसके मुकाबले में नूरजहां बूढ़ी और कड़वी कसीली हो चुकी थी। खास तौर पर जब से नौरीन ने हवेली में कदम रखा था, चौधरी के साथ नूरजहां का तर्ज अमल बड़ा रूखा और बेगानगी हो गया था। वो हर वक्त चौधरी से शाकी और खफा दिखाई देती थी। शायद ये इसके अंदर का गुस्सा और नापसंदीदगी थी जो इसे चौधरी बदला बदला और पराया पराया सा नजर आता था। इस वक्त तो नूरजहां के सीने पर गोया सांप ही लौट गए जब चौधरी इरशाद ने गांव की 3 माहिर दाइयों को नौरीन के तिब्बी और नफ्सियाती मुआयने के लिए हवेली में बुला लिया। मज़कूरा दाइयां इस काम में बड़ी महारत रखती थीं कि वो हामला औरत का जिस्मानी और नफ्सियाती तज्जिया करके बता दिया करती थीं कि वो बेटे को जन्म देगी या बेटी को। इस जमाने में अल्ट्रासाउंड ऐसी सहूलत लोगों को मुयस्सर नहीं थी, लिहाजा तजर्बाकार और कहना मुश्क दाइयों से ऐसे मामलात में माहिराना मदद ली जाती थी। 2 दाइयों ने नौरीन के तिब्बी मायने, इसकी निशस्त व बर्खास्त के मुशाहिदे और पेट के फैलाव का जायजा लेने के बाद फतवा सादिर कर दिया कि नौरीन के यहाँ औलाद नरीना होगी, जबकि तीसरी और उम्र रसीदा दाई ने एक अमली तजर्बा करके अपनी हम असर दाइयों के फतवे की तस्दीक कर दी। वो दिलचस्प तजर्बा कुछ इस तरह किया गया। नौरीन को कमरे के एक कोने में दोनों पांव जोड़कर खड़ा कर दिया गया। इस दीवार के दूसरे सिरे पर खुद वो दाई खड़ी थी। उसने नौरीन को हिदायत की कि वो बाआहिस्तगी चलते हुए इसकी जगह पर आ जाए। जब नौरीन ने इसकी हिदायत की तामील कर दी तो दाई कमरे के दूसरे कोने में चली गई और नौरीन से इस कोने में पहुंचने को कहा गया। नौरीन ने यह भी कर दिखाया। अलगर्ज इस दाई ने नौरीन को कमरे की चारों दीवारों के साथ
चलाने के बाद नुक्ताए आगाज पर पहुंचा दिया, यानी जहां से इसने चलने की इब्तदा की थी बल आखिर वो वहीं पहुंच गई। दाई ने एक गहरी सांस खारिज की और हतमी लहजे में अपना फैसला सुना दिया। चौधरी साहब, अगर छोटी चौधराइन खैर खैरियत से सारी मंजिलें तय कर गई तो इंशाल्लाह आप एक बेटे के बाप बन जाएंगे। तथा तुमने किस बात से यह अंदाजा लगाया है? चौधरी ने इज़्तरारी लहजे में पूछा। इसका इज़्तरार हद से ज्यादा खुशी का मजहर था। मेरा तजर्बा ये कहता है चौधरी साहब, वो बड़े इत्मीनान से बोली। तुमने अभी जो तजर्बा किया है वो तो मैंने भी देखा है। चौधरी ने हैरत भरे अंदाज में कहा, लेकिन चलत फिरत में वो कौन सा नुक्ता है जिसकी बिना पर तुम इतने वसूख से मुझे औलाद नरीना की खुशखबरी दे रही हो? वो नुक्ता मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकती। ठीक है, चौधरी इरशाद ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम आओ मेरे साथ। चौधरी के दिलो दिमाग में खलबली सी मची हुई थी। एक तो औलाद नरीना की खुशखबरी ने इसके जज्बात और एहसासात को कैफ व इंसबात की आखिरी मंजिल पर पहुंचा दिया था। दूसरे दाई सफिया ने जितने एतमाद से वो पुरस्रार तजर्बा किया था, इसने चौधरी को तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था। वो पहली फुर्सत में ये जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा नुक्ता है जिसकी बिना पर दाई सफिया ने फतवा सादर किया है। वो फिलफौर इस नुक्ते से आगाह होना चाहता था। वो दाई सफिया को अपने साथ चलाते हुए हवेली के एक दूसरे कमरे में ले आया जहां इनके सिवा और कोई नहीं था। चंद लम्हात की गंभीर खामोशी के बाद सफिया ने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, देखें चौधरी साहब, दीवार के पीछे और माँ के पेट के अंदर क्या है ये तो सोना रब ही बेहतर जानता है। इंसान तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है। मैंने भी एक अंदाजा ही लगाया है। सफिया, चौधरी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं माजी के इन जालिम हुक्मरानों जैसा नहीं हूँ जो किसी की गलत पेशगोई या गलत अंदाजे पर नाराज होकर इसकी गर्दन उड़ा दिया करते थे। अगर बाद में तुम्हारा अंदाजा गलत भी साबित हो गया तो मैं उफ तक नहीं कहूंगा। तुम जल्दी से बताओ कि किस नुक्ते की बुनियाद पर तुमने बड़े वसूख से कहा है कि छोटी चौधराइन के घर बेटा ही पैदा होगा। दाई सफिया ने मज़कूरा नुक्ता बयान करते हुए बताया, चौधरी साहब, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये कह सकती हूँ कि जिन औरतों के पेट में नर औलाद परवान चढ़ रही होती है वो साकन हालत से जब चलना शुरू करें तो पहले अपना दायां पांव उठाती हैं और लड़की की मां बनने वाली हामला औरतें बायां पांव उठाकर सफर शुरू करती हैं। मैंने चौधराइन जी को 4 मरतबा रोककर एक जगह से दूसरी जगह तक चलाया है और हर बार उन्होंने दायां पांव उठाकर चलना शुरू किया था। अच्छा, कमाल है। चौधरी ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम बड़ी तजर्बाकार और दानिशमंद दाई हो। चौधरी ने तारीफी नजरों से सफिया की तरफ देखा। आज के बाद तुम ही नौरीन की देखभाल करोगी और जब तक नौरीन मेरे बेटे को जन्म नहीं दे लेती तुम इसके आसपास ही रहोगी। चौधरी साहब, आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं इसलिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। वो गहरी संजीदगी से बोली, लेकिन मेरे साथ एक मसला है। क्या मसला है? चौधरी ने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। वो बड़ी आजिज़ी से बोली, चौधरी साहब, मैं सुबह से शाम तक तो आपकी हवेली में रह सकती हूँ मगर रात को मुझे अपने घर ही जाना होगा। मेरा घरवाला बहुत ज़ईफ और बीमार है। मैं रात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये मेरी मजबूरी है। वो अपने शोहर को ज़ईफ और बूढ़ा कह रही थी जबकि खुद भी 60 से ऊपर ही की थी, जिससे जाहिर होता था उसका शोहर 70 के पेटे में होगा। बहरहाल चौधरी इरशाद ने इसकी मजबूरी का एहसास करते हुए कहा, मुझे मंजूर है सफिया, तुम सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होकर हवेली आ जाया करो और जैसे ही सूरज ढले अपने घर चली जाया करो। अगर रात में कभी नौरीन को तुम्हारी जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें घर से बुला लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। चौधरी ने जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजर से सफिया की तरफ देखा तो इसने जल्दी से पूछा, कैसा वादा चौधरी साहब? जब नौरीन का आखिरी महीना शुरू होगा तो फिर तुम्हें जचगी तक दिन रात हवेली ही में रहना होगा। चौधरी ने बसहद इसरार कहा तो सफिया इस बात में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है चौधरी साहब,
आपने मेरी बात मानी है, मैं आपकी बात मान रही हूँ। चुनाचा इसी रोज से सफिया नौरीन की दाई मुकर्रर कर दी गई और इसके साथ ही नौरीन के लिए इसके मशवरों का भी आगाज हो गया। दीगर तजावीज़ के साथ ही इसने चौधरी इरशाद से कहा, चौधरी साहब, आप दोनों वक्त निहायत पाबंदी के साथ छोटी चौधराइन जी को भैंस का दूध भी पिलाना शुरू कर दें, इससे क्या होगा? चौधरी ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा। जो माएँ हमल के दौरान में बाकायदगी से दूध पीती हैं, इनकी औलाद गोरी और खूबसूरत पैदा होती है। वो फलसफियाना अंदाज में बोली, वैसे तो माशाअल्लाह आपका खानदान गोरा चिट्टा ही है, लेकिन अगर आप मेरे मशवरे पर अमल करेंगे तो आपके आने वाले बच्चे की खूबसूरती पर और निखार आ जाएगा। नौरीन तो वैसे भी दूध शौक से पीती है। चौधरी खुश होते हुए बोला, मैं आज ही से इसके लिए एक भैंस मखसूस कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद सफिया तो सलाम करके रुखसत हो गई और चौधरी अपने आने वाली औलाद नरीना के बारे में सोच सोच कर खुश होने लगा। इसने सफिया दाई को बहुत ज्यादा इनाम और इकराम से नवाजने के वादे भी किए थे, क्योंकि इसकी पेशगोई और बादआना मोहब्बत और निगाहदाश्त के नतीजे में इस हवेली में चौधरी का वारिस जन्म लेने वाला था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। चौधरी के बाड़े में 6 काली भैंसें, 3 गायें, 4 बकरियां और 2 आला नस्ल घोड़े मौजूद थे। ये घोड़े चौधरी की जाती सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे। इनमें से एक घोड़ा मुश्की और दूसरा अंडे की मानद सफेद था। 6 भैंसें तो बाड़े में बंधी थी और वो माशाल्लाह अच्छा खासा दूध भी देती थी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये आलम शौक का देखा ना जाएगा, या नया नया फकीर और नया नया अमीर जो भी कर ले कम है कि मुश्ताक चौधरी को छोटी चौधराइन के लिए अलग से एक भैंस पालने की सूझी। चुनाचा एक सेहतमंद और खूबसूरत भूरी भैंस खरीदी गई। न सिर्फ खरीदी गई बल्कि इसकी देख रेख, खिलाई पिलाई और दूध वगैरह निकालने के लिए एक मुलाजिम को भी मखसूस किया गया। इस मुलाजिम का नाम था इनायत उर्फ इनायता, जो बाड़े का इंतजाम भी चलाता था। लेकिन यहीं से एक दिलचस्प मगर कोफ्त भरी कहानी का भी आगाज हुआ। चौधरी हवेली के अंदर जिस तरह छोटी चौधराइन के नाज नखरे उठा रहा था, वैसे ही हवेली के बाहर भी नौरीन के हवाले से इसकी सरगर्मियां बड़े जोश व खरोश से जारी थीं। इसने नौरीन को दूध पिलाने के लिए भूरी भैंस का बंदोबस्त तो कर लिया था। इसके साथ ही इसने इनायत को सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो भूरी भैंस का दूध खुद अपने हाथों से निकालेगा और खुद ही जाकर दूध वाला बर्तन चाची बिस्मिल्लाह के हवाले करेगा। चाची बिस्मिल्लाह वो मुलाजमा खास थी जिसे सिर्फ और सिर्फ नौरीन की देखभाल के लिए मखसूस कर दिया गया था, और वो चौधरी इरशाद के भरोसे की औरत थी। जिस तरह के चौधरी इनायत पर एतमाद करता था, जब इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा वकूअ पजीर होने जा रहा हो जो इसकी शदीद ख्वाहिश तो हो, लेकिन इस ख्वाहिश की तकमील के इम्कानात दिखाई ना दे रहे हों, तो फिर हर लम्हा उसे एक धड़का सा लगा रहता है। दिल में तरह तरह के खदशे और जहन में किस्म किस्म के अंदेशे सर उठाने लगते हैं। इंसान यकीनी और बेयकीनी के दरमियान सवाल या निशान की मानद लटक कर रह जाता है। आंखों देखी और कानों सुनी हकीकत का यकीन नहीं आता, और रोज शब ये खतरा सर पर मंडलाता रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। चौधरी इरशाद भी इन दिनों कुछ ऐसी ही मुतज़ब्ज़ब कैफियत का शिकार था। अंदेशों, विश्वासों और खदशात की राह रोकने के लिए वो हद दर्जा मोहतात हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मामूली सी कोताही या जरा सी बेएहतियाती कोई गुल खिलाकर बने बनाए खेल को बिगाड़ दे। नौरीन के केस को इसने हाथ का छाला बना लिया था। चौधरी इरशाद जितना ज्यादा मोहतात और अलर्ट था, इनायत भी इतना ही होशियार और चौकन्ना था। लेकिन इसकी तमाम तर होशियारी और चालाकी इस वक्त खाक में मिलकर रह गई जब पहले ही कदम पर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पहले दिन जब वो भूरी भैंस का दूध निकालने के लिए इसके नीचे बैठा तो भैंस ने शदीद तरीन रद्द अमल का मुजाहरा किया। इसके हाथ लगाते ही भैंस ने उछल कूद मचाना शुरू कर दी। यूं महसूस होता था
जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने भूरी भैंस को कोई शदीद ज़र्ब लगा दी हो। वो बार बार सर को झटकती, चारों कदमों पर उछल उछल कर गोल घूमती चली गई। इनायत काफी देर तक उसे पुचकारने संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन भैंस ने उसकी एक नहीं सुनी। नतीजा साफ जाहिर है, वो भैंस का दूध निकालने से कासिर रहा और इस नाकामी का नतीजा ये निकला कि उसे चौधरी इरशाद की डांट खाना पड़ी। अगले रोज भी यही हुआ और फिर ये सिलसिला चल निकला। इनायत जब दूध निकालने के लिए इसके नीचे बैठता, वो शदीद रद्द अमल का मुजाहरा करने लगती। भूरी भैंस के इस अजीब व गरीब कारनामे का सबब जानने की मुतादिद कोशिशें की गईं। मसलन ये चेक किया गया कि इसे डंगरों की कोई मखसूस बीमारी तो नहीं, हालांकि इस बात के इम्कानात सिफर के बराबर थे। वो चौधरी के डेरे पर आने से पहले अच्छा खासा और सेहत अफजा दूध दे रही थी। इसके दूध पर बड़ी मोटी मलाई आती थी वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो इसने दूध देना ही छोड़ दिया था। एक तरकीब ये भी आजमाई गई कि इनायत के बजाय बाड़े के एक दूसरे मुलाजिम को बर्तन देकर इसका दूध निकालने को कहा गया, इस ख्याल से कि कहीं उसे इनायत का हाथ पसंद ना हो। लेकिन इस गैर मंतकी कोशिश का नतीजा भी वही बरामद हुआ, यानी ढाक के 3 पात। ये तमाम तर वाहियात सूरत हाल तो जारी व सारी थी, लेकिन इसमें सबसे बुरा हाल बेचारे इनायत उर्फ इनायते का था। एक तरफ तो उसे अपनी नाकामी बल्कि शिकस्त पर झुंझलाहट का सामना था, तो दूसरी जानिब चौधरी इरशाद की डांट फटकार ने इसके दिमाग को फोड़े की मानद पका दिया था। उसे नालायक, निकम्मा, कामचोर और पता नहीं किस किस बात के ताने सुनने पड़ रहे थे। बलाखिर एक रोज इसने इस मसले की जड़ खोद निकाली। जनाब, यही शैतान है हमारी परेशानी की वजह। इनायत ने कोने में बेंच पर बैठे कैसर उर्फ केसू की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा, आज इत्तेफाक ही से यह हमारे हत्थे चढ़ गया है, वरना पता नहीं और कितने दिन तक हमें चौधरी साहब की झिड़कियां सुनना पड़ती। इनायता, मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, भूरी भैंस की उछलकूद और दूध देने के लिए आमादा न होने का इस लड़के से क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है सरकार। वो गहरी संजीदगी से बोला, पता है ये मरदूद इतने दिन से कर क्या रहा था? उसने कुछ ऐसे अंदाज से जुमला नामुकम्मल छोड़कर सवालिया नजर से मेरी तरफ देखा, जैसे अपनी दानिश्त में कोई बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हो। मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। वो बताने लगा, बाढ़ की हदबंदी वाली दीवार के साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं। इन्हीं में जामन का एक बहुत बड़ा दरख्त है, जिसकी शाखों का फैलाव बाड़े के बाहर तक चला गया है। बैरूनी दीवार चूंकि ज्यादा ऊंची नहीं है, लिहाजा बाड़े के बाहर से भी इस तरह जामन के दरख्त पर चढ़ा जा सकता है कि अंदर मौजूद लोगों को कोई खबर ना हो, क्योंकि दरख्त की शाखें इस तरह बाड़े के बाहर तक गई हुई हैं कि वहां दीवार वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देती। ये शैतान चुपके से इस दरख्त पर चढ़कर खुद को शाखों और पत्तों में छुपाकर बैठ जाता था, और जैसे ही मैं भूरी भैंस का दूध निकालने के लिए बर्तन लेकर इसके नीचे बैठता, ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देता। इत्तेफाक से भूरी भैंस को दूसरी भैंसों से थोड़े फासले पर अलग कुंडली पर बांधा गया है, और चारे वाली ये कुंडली इसी दीवार के करीब है जहां जामन का दरख्त खड़ा है, और भूरी भैंस काली भैंसों के करीब है या दूर। मैंने इसकी बात को काटते हुए पूछा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये लड़का वहां जामन के दरख्त पर छुपकर ऐसी कौन सी कार्रवाई करता था कि भूरी भैंस दूध देने से इनकारी हो जाती? क्या ये कोई जादू वगैरह जानता है? शक्ल से तो ये ऐसा नजर नहीं आता। जनाब, ये गुलैल और गुल्लों के साथ वहां छुप कर बैठता था। इनायत ने बताया, जब मैंने उसे पकड़ा तो इसके पास से एक गुलैल और दर्जनों गुल्ले बरामद हुए थे जो उसने अपनी जेब में भर रखे थे। इसके गुल्ले भी कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि इसने छोटे छोटे नकीले संगरेज जमा कर रखे थे जो जहां भी लगे जान निकाल दें। इस पर इस कमबख्त का निशाना भी गजब का है।
मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करता था। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, मैं जैसे ही दूध निकालने के लिए भूरी भैंस के नीचे बैठता, ये मरदूद निशाना बांधकर भैंस की थोतनी, नाक या कान वगैरह पर वार कर देता। नकीले संगरेजे की ऐसी दर्दनाक चोट लगती कि भैंस तड़प कर रह जाती। वो बेचारी बेजबान ये तो बता नहीं सकती थी कि उसे क्या तकलीफ है, बस वो सर झटक झटक कर और उछल कूद मचाकर अपनी तकलीफ और बरहमी का इजहार करती थी। मैं जब दूध निकालने के लिए भूरी के नीचे बैठता था तो जामन का दरख्त मेरी पुश्त पर पड़ता था, इसलिए भी मैं केसू की कार्रवाई तक न पहुंच सका। आज मैं दूसरी जानिब से दूध निकालने के लिए बैठा तो इस शैतान की बदमाशी मेरी नजर में आ गई। भूरी जैसी ही उछली, गैर इरादी तौर पर मेरी निगाह सामने उठ गई और इसी वक्त मुझे जामन की शाखों के अंदर गैर मामूली हरकत नजर आई। बाद में केसू ही की जबानी पता चला कि इसका पांव फिसल गया था, जिसकी वजह से पत्तों में खड़खड़ाहट पैदा हुई थी। बहरहाल उसने एक मर्तबा फिर थोड़ा वक्फा करके सांसें ली, फिर अपना बयान मुकम्मल करते हुए बोला, इस वक्त मेरे जहन में हरगिज ये ख्याल नहीं था कि जामन पर जो कोई भी मौजूद है वही भूरी के मसले का सबब है। मैंने फौरन सद्दीक, अच्छू और खाबर को आवाजें दी और इन्हें सूरत हाल से आगाह किया। फिर हम सब ने फौरी कार्रवाई करके इस खबीस को पकड़ लिया। हमें मुतहर्रिक होते देखकर ये दरख्त से नीचे उतर आया था और वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने इसकी कोशिश नाकाम बना दी और 1 मिनट के अंदर अंदर हमने घेरा डालकर इसे काबू कर लिया। इसके पास से गुलैल और गुल्ले भी बरामद हुए। मैंने जब 1-2 झापड़ रसीद किए तो इसने फौरन इकरार कर लिया कि भूरी की तमाम तर तकलीफ और परेशानी का सबब यही था। ये देखें इसकी गुलैल और गुल्ले। बात के इख्तिताम पर इनायत ने एक गुलैल और इसके गुल्ले मेरे हवाले कर दिए। मैंने घूरती हुई नजर से बेंच पर बैठे हुए केसू की तरफ देखा और कड़े लहजे में पूछा, ये गुलैल और गुल्ले तुम्हारे ही हैं? जी जी जी। वो थूक निगलते हुए बोला, तुम भूरी भैंस को क्यों सताते थे? मैंने सवाल किया। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि सहमी हुई नजर से मुझे देखता चला गया। बोलो, मेरी बात का जवाब दो। मैंने अपना सवाल दोहराया। वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से मुझे तकता रहा। जनाब, देखा आपने? इनायत ने तंदिया लहजे में कहा, ये कैसा मीसना बना हुआ है। ये सवाल तो हमने 36,000 मरतबा इससे पूछा है, लेकिन ये जबान खोलने को तैयार नहीं। जब इसने मुझे कुछ नहीं बताया तो हम इसे पकड़कर चौधरी साहब के पास ले गए थे। उन्होंने भी सख्त और नरम दोनों तरीकों से इसकी जबान खुलवाने की कोशिश की है। तंग आकर चौधरी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इसे आपके हवाले कर दूं। आप ही तफ्तीश के जरिए इससे उगलवा सकते हैं कि इसकी वाहियात शरारत का मकसद क्या था। वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए बोला, और अब ये आपके हवाले है। बज़ाहिर ये फजूल और आम सा वाक़या था, लेकिन मुझे केसू की इस शरारत के पीछे कोई गंभीर खेल छुपा हुआ महसूस हुआ। ये ऐसी हरकत नहीं थी कि ये सोचकर इस पर मिट्टी डाल दी जाती कि वो बच्चा है। बच्चे ऐसी नादानियां करते ही रहते हैं। केसू इतने दिनों से भूरी भैंस के साथ जो कुछ कर रहा था, इसका यकीनन कोई मकसद था। ये मुमकिन था कि केसू को इस अजीम मकसद से आगाही ना हो, लेकिन ये कार्रवाई वो जिसके हुक्म पर कर रहा था वो यकीनन अपने जहन में एक वाज़ेह मंसूबा बंदी रखता होगा। मैंने हंगामी बुनियादों पर अपने जहन में चंद फौरी नौयत के फैसले किए और इनायत की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है इनायता, तुम केसू को ट्रायल के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। मैं रात में इससे पूछ-गुछ करूंगा। इंशाअल्लाह सुबह से पहले ही ये जबान खोल देगा। अच्छा जी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं कल सुबह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। देख इनायता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम यहाँ से सीधा चौधरी साहब के पास जाना। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, इन्हें मेरा सलाम कहना और बताना कि मैं कल दोपहर में खुद उनसे मिलने हवेली आ रहा हूँ। केसू के हवाले से भी
जो हकीकत निकल कर सामने आएगी मैं चौधरी साहब को बता दूंगा। ठीक है जनाब, जैसी आपकी मर्जी, वो बादल नखास्ता बोला। पर इस शैतान को कड़ी निगरानी में रखिएगा, कहीं ये कहीं नहीं जाएगा इनायता। मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। ये चौधरी साहब की अमानत के तौर पर मेरे पास महफूज है, तुम मुतमईन होकर जाओ। वो मजीद किसी जरा बहस के बगैर अपने साथियों के हमरा थाने से रुखसत हो गया। वो गर्मियों का मौसम था, मई का महीना चल रहा था। इनायत और इसके साथी असर के वक्त मेरे पास आए थे और अब शाम होने वाली थी। कमरे में अच्छा खासा हब्स हो रहा था, हवा बिल्कुल बंद थी। मैंने हवलदार बशीर अहमद से कहा कि वो थाने के सहन में मेरे बैठने का बंदोबस्त करे। थोड़ी ही देर के बाद मेरी हस्बे मंशा बंदोबस्त कर दिया गया। मैं कैसर उर्फ केसू को लेकर सहन में आ गया। केसू को तो मैंने चारपाई पर बिठाया और खुद एक कुर्सी संभाल ली। वो खासा डरा सहमा नजर आ रहा था। वो पिछले चंद रोज से भूरी भैंस के साथ जो हरकत कर रहा था, इसे मजाहिर का खेल ही कहा जा सकता था। लेकिन मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर कह रही थी कि केसू की वो हरकत बेमकसद और खामखा नहीं हो सकती थी। केसू, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मुशफ़िकाना लहजे में पूछा, मैं कौन हूँ? मैंने इससे पूछ-गुछ का आगाज करते हुए अपना अंदाज इसलिए नरम रखा था कि इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि इस बर्तन से घी सीधी उंगली ही से निकल आएगा। इससे पहले इनायत, इसके साथियों और चौधरी इरशाद ने इसकी जबान खुलवाने के लिए सख्ती भी करके देख ली थी, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे थे। इसीलिए मैंने नफ्सियाती तरीका आजमाने का फैसला किया था। उसने डरते डरते जवाब दिया, आप थानेदार हैं जी, पता है ना थानेदार क्या करता है? जी। वो थूक निगलते हुए बोला, थानेदार मुजरिमों को बहुत मारता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, एक थप्पड़ भी नहीं मारूंगा। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? लेकिन वो लोग तो मुझे थाने इसीलिए लेकर आए हैं। वो बिखरे हुए लहजे में बोला, उन्होंने मुझे बहुत मारा है जी। वो इनायता कह रहा था कि थानेदार मुझे सूली पर चढ़ा देगा और आप। वो बोलते बोलते रुक गया। मेरा नरम और हमदर्दाना रवैया उसे परेशान कर रहा था। जाहिर है जब केसू ने इनायत और चौधरी की तफ्तीश के सामने हथियार नहीं डाले थे तो उन्होंने थाने के हवाले से पता नहीं उसे कैसी कैसी खतरनाक धमकियां दी होंगी। मेरा अंदाज चूंकि इन धमकियों से लगा नहीं खाता था, लिहाजा वो खौफजदा होने के साथ साथ गहरे तदब्बुर का भी शिकार था। ये भी हो सकता था कि वो मेरी नरमी को कोई गहरी चाल समझ रहा हो। मैं तुम्हें मारूंगा, न सूली पर चढ़ाऊंगा और ना ही फांसी पर लटकाऊंगा, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। इसकी हैरत और बेयकीनी में हद दर्जा इजाफा हो गया। लरजती हुई आवाज में उसने कहा, और वो भूरी भैंस को जो मैं गुलैल से, वो तुम्हारी नादानी थी कैसू। मैंने इसका जुमला कता करते हुए धीमी आवाज में कहा, वो सब कुछ तुम किसी के कहने पर आकर कर रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि? वो जल्दी से बोला कि मैं किसी के कहने पर आकर गुलैल से भूरी भैंस को तंग करता था। तुम ये तो मानते हो ना मैं इस इलाके का थानेदार हूँ? मैंने पूछा। जी हाँ। इसने अपनी मुंडी को इस बात में हरकत दी। जो शख्स थाने में थानेदार बनकर बैठा होता है ना, मैंने उसकी तरफ देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, उसे इलाके के एक एक शख्स के बारे में अच्छी तरह खबर होती है। मैं भी जानता हूँ कि यहाँ कौन कौन शरीफ और कौन कौन बदमाश है। तुम बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे बच्चे हो, बस जरा लालच में आ गए थे और किसी के कहने में आकर तुमने गुलैल वाली हरकत शुरू की थी, है ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में बोला। हम इस शख्स के बारे में बाद में बात करेंगे जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया था, मैंने कैसू के एतमाद में तवानाई भरते हुए कहा। पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मेरा हर अंदाज उसके लिए हैरत और इस्तेजाब का एक नया दर खोल रहा था। इसमें इस बेचारे की सोच का कोई कसूर नहीं था। थाने और थानेदार के हवाले से इसके मासूम जहन में
जो भी तस्वुर था मैं इसके बरक्स साबित हो रहा था। मेरे तर्ज अमल के जवाब में उसने मुझसे पूछा, मैं अपने बारे में क्या बताऊं जी, क्या तुम भी फतेहपुर ही में रहते हो? मैंने सवाल किया। जी हाँ। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। तुम्हारे बहन भाई माँ बाप कहाँ हैं? मैंने बड़े धीमे अंदाज में उसे टटोलना शुरू किया। चौधरी के बंदों ने काफी देर से तुम्हें घेर रखा है और तुम्हारे साथ मारपीट भी की है। तुम्हारे घर वालों में से अभी तक कोई आगे क्यों नहीं आया? मेरा कोई होगा तो आगे आएगा ना जी, वो भर्राई हुई आवाज में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जनाब, मेरी सिर्फ एक माँ है, वो वजाहत करते हुए बोला। उस बेचारी को तो पता नहीं इस वाक़े की खबर भी हुई है या नहीं। जब तुम्हारी पकड़ की खबर बाड़े से लेकर चौधरी इरशाद की हवेली तक गर्दिश कर रही है तो फिर तुम्हारी माँ को कैसे पता नहीं चला होगा? मैंने पूछा। वो गांव में तो मौजूद है ना? जी हाँ, वो गांव में मौजूद है और इस वक्त वो भट्टी में दाने वगैरह भून रही होगी, उसने जवाब दिया। दरअसल हमारा घर गांव के दूसरे किनारे पर है और बाड़ा इस किनारे पर। वैसे भी मैं दिन में ज्यादा वक्त बाहर ही घूमता फिरता रहता हूँ। जब सूरज गरूब होने पर आता है तो मैं घर का रुख करता हूँ। अब शाम होने ही वाली है। हो सकता है जब मैं घर ना पहुंचूं तो अम्मा को मेरी फिक्र हो। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला। चौधरी के बंदे मुझे बाड़े के बाहर से पकड़कर सीधे हवेली की तरफ ले आए थे और फिर उन्होंने मुझे आपके पास थाने पहुंचा दिया। ये भी हो सकता है गांव के जिस हिस्से में मेरा घर है उधर के लोगों को अभी इस वाक़े का पता ही न चला हो। मैं घर नहीं जाऊंगा तो अम्मा बहुत परेशान होगी थानेदार जी। बात खत्म करके उसने रहम तलब अंदाज में मुझे देखा। मैं इसकी निगाह में छुपे हुए मतलब को बखूबी समझ रहा था। वो मुझसे मुल्तमिस था कि मैं उसे घर जाने की इजाज़त दे दूं, लेकिन ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं था। अभी मुझे उससे बहुत कुछ पूछना था। मैं अपने जहन में इस्तादा सवालात के जवाबात हासिल किए बगैर उसे छोड़ नहीं सकता था। लिहाजा नरमी भरे अंदाज में कहा, हाँ ये तो है भाई, एक माँ को अपने बच्चे के लिए परेशान तो होना ही चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की परेशानी के लिए ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, जब तुम मामूल के मुताबिक शाम को घर नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारी अम्मा को परेशानी लाहक होगी। जाहिर है वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकलेगी। फिर उसे पता चल जाएगा कि चौधरी के बंदे तुम्हें बाड़े के बाहर से पकड़कर हवेली ले गए हैं। वो तुम्हारी तलाश में हवेली पहुंचेगी। फिर उसे बताया जाएगा कि तुम्हें थाने वालों के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद वो यकीनन थाने आएगी और यहाँ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। फिर आप मुझे अम्मा के साथ घर जाने देंगे ना? उसने पुरइश्तियाक नजर से मुझे देखा। उसकी आंखों में उम्मीदों के जुगनू जगमगा रहे थे। इन लम्हात में केसो मुझे पहले से कहीं ज्यादा मासूम और प्यारा लगा। मैंने उसकी तमन्नाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा, हाँ केसू, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के साथ जाने की इजाजत दे दूंगा और ये वादा भी कि आइंदा फिर कभी थाने भी नहीं बुलाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा जी? वो उलझन ददा नजर से मुझे तकने लगा। अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगा इसका तुम सच्चा और खरा जवाब दोगे। मैंने उसकी सवालिया नजर का ताकुब करते हुए कहा, इस बात का वादा? मैंने तो पहले भी आपसे कोई झूठ नहीं बोला थानेदार साहब, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव कर रहा हूँ। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, आगे भी सच बोलोगे तो मैं ना सिर्फ ये कि तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा बल्कि तुम्हें थाने से जाने की इजाजत भी दे दूंगा। आज की रात तुम हवालात के फर्श पर नहीं बल्कि अपने घर की चारपाई पर सो सकोगे। मैं सच बोलूंगा जी, बिल्कुल सच बोलूंगा। वो नन्हे बच्चों के मानिद मचल कर बोला, आप पूछें जी, क्या पूछना है? अब मुझे तुमसे जो कुछ भी पूछना है वो 15 मिनट के बाद पूछूंगा। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, 15 मिनट बाद क्यों जी? वो ताज्जुब खेद अंदाज में मुझे देखने लगा।
इसके सवाल का जवाब मैंने नहीं, गांव के मुअज्जिन ने दिया। इधर केसू की बात खत्म हुई, उधर फतेहपुर की मस्जिद से अजान मगरिब की सदा बुलंद होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम दोनों एक मर्तबा फिर रूबरू बैठे हुए थे। नमाज मगरिब की अदाई के लिए जाते हुए मैं केसू को हवलदार बशीर अहमद के सुपुर्द कर गया था और इसे ये भी हिदायत की थी कि वो बच्चे के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करे ताकि जहन के साथ साथ इसकी जिस्मानी तवानाई भी बहाल हो जाए। हवलदार ने मेरी हिदायत पर मनोअन अमल किया था। केसर उर्फ केसू अब खासा हशाश बशाश और फ्रेश दिखाई दे रहा था। इस वक्त वो मेरे कमरे में बैठा था। केसू से सवाल जवाब के दौरान में मुझे इसके घरेलू हालात के बारे में भी चंद बातों का पता चला था जिनका मैं जिक्र करना भूल गया हूँ। मसलन ये कि वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। जब वो 1 साल का था तो इसका बाप ताजुद्दीन इंतकाल कर गया था। ताजुद्दीन एक खेत मजदूर था। केसू की माँ सुगरा ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। सर पर चूंकि बाप का साया मौजूद नहीं था और माँ की तरफ से भी खासा लाड प्यार मिला था, चुनाचा वो किसी हद तक बिगड़ गया था। दिन का ज्यादा हिस्सा वो खेल कूद में घर से बाहर गुजारता था। गुल्ली डंडा, बंटे, पतंग उड़ाना, गुलैल की मदद से चिड़िया और कबूतर का शिकार करना, छोटी नहर में नहाना, खेतों में से तरबूज और खरबूजे और बाग में से मुख्तलिफ फल चुरा कर खाना इसके पसंदीदा खेल और मशगले थे। बिलाशुबा वो एक तेज और होशियार लड़का था। इस हवाले से इनायत का फतवा बिल्कुल दुरुस्त था कि इसकी मासूम सूरत पर ना जाए थानेदार साहब, ये अंदर से पक्का शैतान है। केसू की मासूरा पेशे के एतबार से माछन थी। उसने अपने घर के सामने ही रोटी वाला तनूर लगा रखा था। इसी तनूर के साथ इसकी भट्टी भी थी जहां वो चने, मकाई वगैरह भूना करती थी। वो दोपहर और शाम दोनों वक्त तनूर में रोटी लगाया करती थी, लेकिन भट्टी का काम वो सिर्फ एक वक्त यानी असर और मगरिब के दरमियान करती थी। यही इसका पेशा था और यही रोजगार। इस काम में वो इतना कमा लेती थी जिसमें वो माँ बेटा बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। मैं केसू की जानिब मुतवज्जा हुआ तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो पूछ बैठा, अब बताएं जनाब, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुमने किसी न किसी शख्स के कहने पर भूरी भैंस को तंग करना शुरू किया था तो तुमने जवाब दिया था हाँ। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर मैंने कहा था कि इस बंदे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कहा था ना? हाँ कहा तो था जी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन फिर आपने कोई बात की ही नहीं और नमाज पढ़ने चले गए। अब मैं नमाज पढ़कर वापस आ चुका हूँ। मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए नरम लहजे में कहा, सच सच बताओ, तुम किस शख्स के कहने पर पिछले 8-10 दिन से ये हरकत कर रहे थे? जनाब, इस बंदे का नाम अल्लाह दिता है। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला। मैंने पूछा, क्या अल्लाह दिता भी फतेहपुर ही में रहता है? जी हाँ। इसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, सब लोग इसे चाचा अल्लाह दिता कहते हैं। अल्लाह दिता का हुलिया बताओ। मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अल्लाह दिता का घर किस तरफ वाक़या है। केसर उर्फ केसू ने बड़ी तफसील से अल्लाह दिता का हुलिया बयान किया, जिसके मुताबिक वो बंदा दुबला पतला और दराज कामत था। रंगत गहरी सांवली और हाथ पांव बड़े। इसके बालाई होंठ पर कट का निशान भी था, जो कई साल पहले होने वाले एक झगड़े की यादगार था। आखिर में केसू ने कहा, थानेदार जी, अल्लाह दिता का घर ट्यूबवेल और बाग के दरमियान है। इसकी कोई औलाद नहीं। तुम्हारी अल्लाह दिता से कैसी मुलाकात हुई थी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। और इसने तुमसे क्या कहा था? हम अक्सर ट्यूबवेल पर नहाने जाया करते थे और बाग में भी, वो वजाहत करते हुए बोला। और आते जाते अल्लाह दिता से सामना हो जाता था। ये कोई 8-10 दिन पहले की बात है। वो खला में देखते हुए अपने जहन में वाक़यात को तरतीब देने लगा।
चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद उसने बताना शुरू किया। वो दोपहर का वक्त था। मैं इस दिन अकेला ही बाग में अमरूद तोड़ने गया था। मैं जेबों में अमरूद भरकर जैसे ही बाग से निकला, अल्लाह दिता से सामना हो गया। मैं इसे देखते ही घबरा गया। इसने मुझे सर से पांव तक घूर कर देखा और मानीखेज अंदाज में बोला, बाग में से चोरी करके आ रहे हो ना? बेसाख्ता मेरे हाथ अमरूदों से भरी हुई जेबों पर चले गए। इसने पूछा, आज क्या शिकार करके लाए हो? अमरूद। तुम्हारे दूसरे शैतान साथी कहाँ हैं? इसने पूछा। वो सब तरबूज लेकर नहर की तरफ गए हैं। मैंने बताया। वो 2-3 घंटे नहर में खुद भी नहाएंगे और तरबूजों को भी ठंडा करेंगे, फिर सब दरख्तों के नीचे बैठकर मजे से खाएंगे। आज तुम इनके साथ क्यों नहीं गए? मुझे सुबह से हल्का हल्का बुखार है। मैंने बताया। अम्मा ने सख्ती से मना किया है कि आज का दिन मैं ना तो ट्यूबवेल में नहाऊंगा और ना नहर की तरफ जाऊंगा, इसीलिए तुम बाग में घुस गए। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा, चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। इस वक्त माली आराम करता है, इसलिए तुम लोगों को मौका मिल जाता है। मैं चाहूं तो तुम्हें पकड़कर अभी माली के हवाले कर सकता हूं। वो ऐसी फेंटी लगाएगा कि सारा बुखार नाक के रास्ते निकल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं हैरत से इसका मुंह देखने लगा। इसकी बात का मुझे यकीन नहीं आया था। वो एक तरफ इशारा करते हुए बोला, आओ मेरे साथ। मैं इसके पीछे चल पड़ा। हम ट्यूबवेल से आगे टहली वाला खूह के पास पहुंचे और खूह की मंडेर पर बैठ गए। अल्लाह दिता ने पहले तो मेरी निशानी की बहुत तारीफ की और कहा कि वो मुझे गुलैल से चिड़ियों का शिकार करते देखता रहता है। अगर मैं इसका एक काम कर दूं तो वो माली से मेरी शिकायत नहीं करेगा और मुझे 1 रुपया भी देगा। मैं इसकी बात सुनकर खुश हो गया। वो बोला, 1 रुपया तो मैं तुम्हें पहले दूंगा और जब काम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें पूरे 5 रुपए दूंगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने पूछा, चाचा काम तो बताओ, मुझे करना क्या है? फिर उसने ठहर ठहर कर मुझे काम के बारे में बताया। मुझे किसी महफूज जगह पर छुपकर बाड़े में खड़ी भूरी भैंस को तंग करना था। जब भी कोई इस भैंस का दूध निकालने बैठे, मुझे गुलैल की मदद से उसे परेशान करना था और ऐसा परेशान करना था कि उसका दूध ना निकाला जा सके। बस जनाब, फिर मैं इस काम पर लग गया। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, अल्लाह दिता ने 1 रुपया तो इसी वक्त मुझे दे दिया था और मैं इंतजार कर रहा था कि कब उसका काम खत्म हो और कब मुझे 5 रुपए और मिले, लेकिन इससे पहले ही काम खराब हो गया। आज जामन के दरख्त पर मेरा पांव फिसला और पत्तों की खड़खड़ाहट से इनायता को शक हो गया। फिर जब मैं दरख्त से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और अब मैं आपके सामने हूँ जी। इस जमाने में 1 रुपया और 5 रुपए की बड़ी अहमियत होती थी। जब बच्चों को रोजाना की जेब खर्ची आना दुआना मिलती हो, वहाँ 16 आने का रुपया तो इनके लिए बहुत बड़ी रकम ही था। अल्लाह दिता केसु को काम की तकमील पर 5 रुपए देता या नहीं, लेकिन वो एडवांस में उसे 1 रुपया दे चुका था। उसे उम्मीद थी कि चाचा अल्लाह दिता एक दिन उसे 5 रुपए भी देगा। बहरहाल वो दिन आने से पहले ही केसु रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल रही थी कि इसने इनायता और इसके साथियों की मारपीट के नतीजे में अपनी जबान पर कफल क्यों डाले रखा था, और खास तौर पर जब चौधरी ने इसे बातबुर्स की तो भी इसने कुछ नहीं बताया था। ये मुअम्मा समझ में नहीं आया था। 11-12 साल का एक बच्चा इतने मजबूत आसाब का मालिक भी हो सकता है, ये अमर मेरे लिए काबिल यकीन नहीं था। मैंने अपनी उलझन दूर करने के लिए इसी से पूछ लिया, केसु एक बात तो बताओ, जब इनायता और इसके साथियों ने तुम्हें मारा पीटा तो तुमने इन्हें चाचा अल्लाह दिता के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम मार खाते रहे लेकिन जबान नहीं खोली, इसकी क्या वजह है? जवाब देने से पहले इसने बेबसी से मुझे देखा और बोला, थानेदार जी, एक तो मैं लालच में आ गया था और दूसरी बात यह कि मुझे चाचा अल्लाह दिता का भी डर था। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जरा वजाहत करो। मुझे लालच तो इस बात का था कि अल्लाह दिता ने 5 रुपए देने का वादा किया हुआ था। वो थूक निगलते हुए बोला, अल्लाह दिता ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने कभी इसका नाम लिया
तो वो फिर मुझे कभी 5 रुपए नहीं देगा, और वो इस बात से भी मुकर जाएगा कि इसने मुझे कोई काम करने को कहा था। थानेदार जी, मैंने 1 रुपए की बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें खा ली थी, इसलिए 5 रुपए भी हासिल करना चाहता था, इसीलिए मैंने ज़बान बंद रखी थी। समझो कि तुमने अभी ज़बान बंद ही रखी हुई है। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, मुझे भी तुमने अल्लाह दिता और इसके काम के बारे में कुछ नहीं बताया। जी, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ललल, लेकिन मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है थानेदार साहब। ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम बाहर जाकर यही कहना कि तुमने मुझे ये बताया है कि बस शरारत में तुम भूरी भैंस को तंग करते थे। तुम्हारी इस शैतानी का कोई खास मकसद नहीं था। मुझसे जो पूछेगा मैं भी उसे यही बताऊंगा। इस तरह वो चाचा अल्लाह दिता भी तुमसे नाराज नहीं होगा, और हो सकता है वो तुम्हें 5 रुपए भी दे दे। वो खुश होते हुए बोला, आप कितने अच्छे थानेदार हैं। मैं अच्छा थानेदार इसी वक्त तक हूँ बच्चे, जब तक सामने वाला मेरे साथ सीधा रहता है। मैंने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, और अगर कोई बंदा मुझे चक्कर देने की कोशिश करे तो फिर मैं इसकी खाल भी उतार लिया करता हूँ। आप तो डरा रहे हैं मुझे। वो सरासी में लहजे में बोला, अगर तुम्हारा किसी गड़बड़ का इरादा नहीं तो फिर तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैंने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ समझाया है खामोशी से इस पर अमल करना, बस फिर सब कुछ ठीक रहेगा। वो पेट का कितना मजबूत है इस बात का तो मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था। इनायत और चौधरी इरशाद की सख्ती के सामने जब इसने जबान नहीं खोली तो वो यकीनन मेरी हिदायत का भी पास करता। मेरी ताकीद के जवाब में इसने कहा, थानेदार जी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन जब आप चाचा अल्लाह दिता से पूछगिछ करेंगे तो फिर मेरा राज खुल जाएगा। वो 11-12 साल का होने के बावजूद भी कमजोर सेहत के बायस 8-9 साल का बच्चा नजर आता था, लेकिन इसकी बातचीत से अंदाजा होता था कि वो 17-18 साल से कम का नहीं। इसकी बेबाकी और एतमाद पर मुझे हैरत थी। मैंने कहा, केसू, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं अल्लाह दिता या चौधरी इरशाद से अपने अंदाज में बात करूंगा, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। फिर तो ठीक है जनाब। इसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की। मैंने पूछा, तुम भूरी भैंस के साथ जो कुछ करते रहे हो इसके बारे में अल्लाह दिता के अलावा और किस किस को पता है? किसी को भी नहीं थानेदार जी। वो मजबूत लहजे में बोला, किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, चंगी तरह समझ रहा हूँ। ठीक है, शाबाश, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। अब मैं तुम्हें घर भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैंने दरवाजे की जाने मुंह करके कांस्टेबल को आवाज दी, हुक्मदाद। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल हुक्मदाद मेरे सामने हाजिर था। मैंने उंगली से केसू की जानिब इशारा किया और कांस्टेबल से कहा, हुक्मदाद, तुम इसके साथ मौदा फतेहपुर तक जाओगे और इसे सुगरा माछन के घर पहुंचा कर आओगे, अभी और इसी वक्त। जी। कांस्टेबल ने सोचती हुई नजर से मुझे देखा और पूछा, आपने क्या नाम बताया है मलिक साहब? किसका नाम? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। माछन का जनाब। इसने कहा, सुगरा माछन। मैंने दोहराया, फिर पूछा, हुक्मदाद, क्या तुम केसू की मां को जानते हो? थोड़ी देर से जानने लगा हूं जनाब। थोड़ी देर से? क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, जनाब, काफी देर से एक माई बाहर बरामदे में आई बैठी है। वो आपसे मिलने की जिद कर रही थी, लेकिन आप इस लड़के से पूछगिछ कर रहे थे, इसलिए हमने उसे आपके कमरे में नहीं भेजा। वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए बोला, वो माई भी अपना नाम सुगरा ही बता रही है। मेरी छठी हिस्से ने बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया, वो सुगरा केसू की मां सुगरा माछन के सिवा और कोई नहीं हो सकती। अगले ही लम्हे मैंने कांस्टेबल को हुक्म दिया, हुक्मदाद, इस सुगरा माई को फौरन अंदर भेजो। हुक्मदाद ने चश्मे रदन में मेरे हुक्म की तामील की और सुगरा नामी मजकूरा माई को मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने यके बाद दीगरे केसू और सुगरा के चेहरों का जायजा लिया और मेरी छठी हिस्स की पुकार हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। मैंने कांस्टेबल हुक्मदाद की मायत में दोनों माँ बेटे को इनके घर रवाना कर दिया।
फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर चाचा अल्लाह दीता के बारे में सोचने लगा। मैं इस किरदार अल्लाह दीता के बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं जानता था। मेरी मालूमात वहीं तक महदूद थी जहां तक केसर उर्फ केसू ने मुझे बताया था। मसलन ये कि वो दुबला पतला और लंबा तरंगा था, इसका रंग गहरा सांवला था, इसके बालाई होंठ पर जख्म का निशान था। गांव में सब लोग उसे चाचा अल्लाह दीता कहकर पुकारते थे और ये कि वो ट्यूबवेल और बाग के दरमियान वाक़ एक घर में रहता था, वगैरह वगैरह। कैसर की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मेरे जहन में अल्लाह दीता का एक हेवला सा बन गया था, लेकिन इस हेवले से भी ज्यादा अहम वो सनसनीखेज ख्यालात थे जो अल्लाह दीता के अज़ाइम से मुतालिक थे। इसने आखिर किस मकसद से केसू को वो अहमकाना काम सौंपा था? बज़ाहिर अहमकाना नजर आने वाले इस काम के पीछे यकीनन अल्लाह दीता का कोई गहरा मकसद छुपा हुआ था और मुझे इसी अहम मकसद को खोज कर निकालना था। मेरा जहन अगरचा अल्लाह दीता के अज़ाइम के हवाले से क्लियर नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी और वो ये कि अल्लाह दीता नहीं चाहता था कि भूरी भैंस का दूध निकाला जाए। जब ही इसने केसू को पैसों का लालच देकर इस अजीब व गरीब मसरूफियत में डाल दिया था, अब सवाल ये पैदा होता था कि अल्लाह दीता ऐसा क्यों चाहता था। इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब मेरे जहन में आ रहे थे। अल्लाह दीता को यकीनन तीन में से किसी एक से दुश्मनी थी। नंबर 1, भूरी भैंस से दुश्मनी। जब काफी दिनों तक किसी दूध देने वाले जानवर का दूध ना निकाला जाए तो नतीजे के तौर पर रफ्ता रफ्ता इसका दूध सूखने लगता है। अल्लाह दीता चाहता था कि भूरी भैंस का दूध सूख जाए और इसकी कद्र व कीमत 2 कौड़ी की ना रहे। नंबर 2, इनायत से दुश्मनी। अल्लाह दीता की हिदायत पर केसू जो हरकत कर रहा था, इसके नतीजे में इनायत को भूरी भैंस का दूध निकालने में नाकामी का सामना हो रहा था और इस नाकामी पर इनायत को चौधरी इरशाद की झिड़कियां सुनना पड़ रही थीं। अल्लाह दीता इनायत को जलील ख्वार करना चाहता था। नंबर 3, नौरीन से दुश्मनी। चौधरी इरशाद ने वो भूरी भैंस खास तौर पर अपनी नई नवेली दुल्हन अल्हड़ मुटियार नौरीन के लिए खरीदी थी। नौरीन को दूध पीने का और भूरी भैंस को दूध देने का बहुत शौक था, लेकिन इन 10-12 दिनों में बदकिस्मती से भूरी भैंस के दूध की एक बूंद भी नौरीन के हलक से नीचे नहीं उतरी थी। अल्लाह दीता नहीं चाहता था कि भूरी भैंस का दूध नौरीन के शिकम में उतरे। इन तीनों असबाब में से कोई एक था या फिर कोई चौथी वजह थी। बहरहाल ये जानना ज्यादा जरूरी था कि अल्लाह दीता आखिर ऐसा चाहता क्यों था। इस क्यों का जवाब तलाश करने के लिए मैंने अपने जहन को मामूर कर दिया और थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया जो थाने के अकबी हिस्से में बना हुआ था। रात को मैं देर तक चाचा अल्लाह दीता के बारे में सोचता रहा और अपने जहन में एक खास प्रोग्राम तरतीब देकर सो गया कि अगली सुबह मुझे कौन कौन से काम सर अंजाम देना है। सोचना इंसान के हाथ में है। आप किसी इंसान की सोच पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इंसान जैसा सोचे अमलन वैसा पेश भी आ जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगली सुबह मेरे प्रोग्राम का सवा सत्यानाश हो गया था। मैं नाश्ते के बाद हस्बे मामूल तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो एक बुरी खबर मेरी मुंतजर थी। एक कांस्टेबल ने मुझे बताया, मलिक साहब, मौजा फतेहपुर में रात एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। कैसा वाक़या खादिम हुसैन? मैंने चौंक कर इतला देने वाले कांस्टेबल की तरफ देखा। इसकी बात सुनकर मेरा माथा ठनक गया था। वो चौधरी साहब की बीवी है ना? कांस्टेबल ने बताना शुरू किया। कौन सी बीवी? मैंने इसकी बात काट कर सवाल कर डाला। मेरे लहजे में हद दर्जा इज़्तरार भरा हुआ था। छोटी या बड़ी? मैं छोटी बीवी की बात कर रहा हूँ मलिक साहब, इसने जवाब दिया, जिसका नाम नौरीन है। और जो मैंने एक बार फिर कता कलामी की और पूछा, खादिम हुसैन, छोटी चौधराइन नौरीन को क्या हो गया है? आज रात के आखिरी पहर छोटी चौधराइन फोत हो गई है। खादिम हुसैन ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया। क्या? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला।
कांस्टेबल खादिम हुसैन का ताल्लुक मौदा फतेहपुर ही से था, लिहाजा इसकी इत्तला को मबनी बर सदाकत ही तस्वर किया जाना चाहिए था। वो रोजाना सुबह ड्यूटी करने थाने आता था और रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस अपने घर चला जाता था। मेरे क्या के जवाब में इसने बताया, जी मलिक साहब, मुझे भी ये खबर सुबह ही मिली है। मैं नाश्ता कर रहा था कि पता चला हवेली में छोटी चौधराइन जी का इंतकाल हो गया है, लेकिन ये हुआ कैसे, मैं पूछे बिना न रह सका। ज्यादा तफसीलात का तो मुझे भी पता नहीं है जनाब, खादिम हुसैन ने कहा। मैंने नाश्ता खत्म किया और ड्यूटी पर चला आया हूँ। तफसीलात का अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो फौरन जाकर पता लगाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। मुझे मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए, जल्द अज जल्द। वो मुझे सल्यूट करके कमरे से निकल गया। ये अजीब वाहियात सूरत हाल सामने आई थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, और ना ही चौधरी इरशाद ने कभी ख्वाब ख्याल में इस बारे में सोचा होगा। वो पिछले कुछ अरसे से कितना खुश था। इसने जिस तमन्ना को पूरा करने के लिए बुढ़ापे में दूसरी शादी का फैसला किया था, इसकी तकमील के वाज़े आसार नमूदार हो गए थे। छोटी चौधराइन ना सिर्फ ये कि उम्मीद से हो गई थी, बल्कि तजर्बाकार दाई सफिया ने यह फतवा भी दे दिया था कि नौरीन इंशाअल्लाह औलाद नरीना को जन्म देगी। चौधरी इरशाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इसे अपना नाम लेवा और जायदाद का असली वारिस मिलने वाला था कि अचानक वो शाख ही टूट गई थी जिस पर फसल उम्मीद बहार दिखाने वाली थी। इस वाक़े ने यकीनन चौधरी को तोड़कर रख दिया होगा। 1 घंटे के बाद खादिम हुसैन वापस आ गया और उसने आकर बताया कि छोटी चौधराइन के पेट में आधी रात को शदीद नौयत का दर्द उठा था। दर्द की शिद्दत इस दर्जे की थी कि वो पेट पकड़कर लोटपोट हो रही थी। इस सूरत हाल ने हवेली और इसके मकीनों को हद दर्जा परेशान कर दिया था। चौधरी ने फौरी तौर पर एक बंदा हकीम जी की तरफ दौड़ाया और दूसरा सफिया दाई की जानिब। ये दोनों शख्सियात मौदा फतेहपुर ही में रहती थीं। दोनों चंद मिनट में हवेली के अंदर थे। पहले सफिया दाई हवेली में पहुंची थी। इसने तकलीफ से तड़पती हुई नौरीन को सीधा करके इसका तिब्बी मुआयना शुरू कर दिया। सीधा करने के बावजूद भी छोटी चौधराइन के दोनों हाथ इसके पेट पर ही थे, जिससे अंदाजा होता था कि इसके शिकम में बड़ी तूफानी नौयत की तकलीफ थी। नौरीन की यह हालत बरकरार रही तो दाई के भी हाथ पांव फूल गए। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसको हुआ क्या है। रात को वो चौधराइन को भली चंगी हवेली में छोड़कर गई थी और अब इसकी कैफियत ही बदली हुई थी। इसी दौरान में हकीम जी भी हवेली पहुंच गए। इनकी माहिराना निगाह ने नौरीन को देखते ही कुछ अहम अंदाजे कायम कर लिए। वो इसकी नब्ज थाम कर बैठ गए और अहले खाना से सवाल और जवाब शुरू कर दिए। चौधराइन जी ने रात को खाने में क्या खाया था? इन्हें बताया गया आलू बैंगन का सालन और चावल, इसके साथ अचार भी था। अचार के अलावा? हकीम जी ने पूछा। इसके अलावा कुछ नहीं। दूध वगैरह तो चावल में नहीं डाला गया था? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या? हकीम जी ने चौंक कर देखा। चौधराइन जी को दूध बहुत पसंद है। चौधरी इरशाद ने बताया। रात को सोने से पहले इसने दूध का भरा हुआ गिलास पिया था। आलू बादी, बैंगन बादी, दूध बादी, अचार तुर्श तर। वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोले, बहुत सारी मुदर सेहत चीजें एक जगह जमा हो गई हैं। ये सारी खराबी इसी वजह से है। हकीम जी, खराबी किसी भी वजह से है, लेकिन आप चौधराइन जी को कोई दवाई वगैरह तो दें। चौधरी इरशाद ने खफगी आमेज लहजे में कहा, देखे ना तकलीफ की शिद्दत से बेचारी किस तरह तड़प रही है। मुझे चौधराइन जी की कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा है चौधरी साहब। हकीम जी अपना बक्स खोलते हुए बोले, मैं भी इनको एक ऐसी दवा चटाता हूँ कि देखते ही देखते पेट का दर्द गायब हो जाएगा। आप एक काम करें। क्या काम? चौधरी ने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। हवेली के बावर्ची खाने में अगर कोई लीमू रखा हो तो ले आए, लीमू ना हो तो फिर अदरक का एक टुकड़ा मंगवा लें। हकीम जी ने गहरी संजीदगी से कहा, और इसके साथ ही एक छुरी भी। चंद सेकंड में छुरी के हमरा लीमू और अदरक दोनों चीजें हकीम जी को मुहैया कर दी गईं। हकीम जी ने छुरी की मदद से लीमू को दो लख्त किया, फिर अपने बैगनुमा बक्स में से एक मटियाला सा सफूफ निकालकर इसे लीमू पर छिड़का
और इस सफूफ लगे लीमू को चौधराइन की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये चाट लो बेटा, अभी तुम्हारी तकलीफ रफा हो जाएगी। चौधरी की बीवी का दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो इस हालत में नहीं थी कि खुद अपने हाथ से पकड़कर लीमू को चाट सकती। इस वक्त वहां हवेली के तमाम वसनैक मौजूद थे, क्या मुलाजमीन क्या मालकान। हर बंदा सख्त परेशान और तशवीश में मुब्तला था। सफिया दाई ने फौरन हाथ बढ़ाकर हकीम जी के हाथ से लीमू का मज़कूरा टुकड़ा ले लिया और इम्दाद तलब नजर से चौधरी की तरफ देखा। चौधरी इरशाद जल्दी से आगे बढ़ा और उसने चौधराइन का सर अपनी गोद में रख लिया। फिर सफिया दाई को इशारा करते हुए बोला, मैं इसका मुंह खोल रहा हूँ, तुम इसकी जबान से लीमू लगा देना। मैं अभी जिंदा हूँ चौधरी साहब, नौरीन ने तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए कहा। लाएं लीमू, मुझे पकड़ाएं, मैं खुद ही चाट लूंगी। हकीम ने नौरीन की बात की तायद करते हुए कहा, हाँ ये ज्यादा ठीक है, लीमू चौधराइन जी को दे दें। फौरी तौर पर यही किया गया। नौरीन ने लीमू का आध कटा टुकड़ा अपने हाथ में लेकर मुंह की जानिब बढ़ाया। चौधरी इरशाद ने पूरी तरह उसे सहारा दे रखा था, लेकिन इससे पहले कि नौरीन इस लीमू को जबान तक पहुंचाकर चाट पाती, एक अजीब और हौलनाक वाकया रूनमा हुआ। नौरीन के बदन ने एक खतरनाक झटका खाया और अगले ही लम्हे इसने एक बड़ी कै कर दी। सुर्ख सुर्ख खून आलूद कै, बल्कि यूं महसूस होता था वो कै ना हो, बाकायदा खून का इखराज उल्टी की सूरत हुआ हो। नौरीन और चौधरी का लिबास खून खून हो गया। इस कै के छींटे सफिया के कपड़ों और बिस्तर पर भी गिरे थे। अलगर्ज जो भी शय इसकी लपेट में आई खून रंग हो गई। हकीम जी नफी में गर्दन हिलाते हुए एक ही जुमला दोहराए जा रहे थे, ये आलू बैंगन और दूध तक महदूद नहीं है, मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। क्या मामला लगता है हकीम जी? चौधरी ने फिक्रमंदी से पूछा। चौधराइन जी के पेट में खुराक के साथ कोई जहरीली शय भी चली गई है। हकीम जी तशवीश भरे लहजे में वजाहत करते हुए बोले, ये आसार तो ठीक नहीं हैं, कुछ करें हकीम जी। चौधरी बेबसी के आलम में चिल्लाया, चौधराइन जी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसके पेट में मेरा बच्चा है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हकीम जी नौरीन की नब्ज पकड़कर बैठ गए और गहरी संजीदगी से कहा, मैं कोशिश करता हूँ, आगे अल्लाह मालिक है, करें करें जो भी कोशिश करना है फौरन करें। चौधरी ने इसरारी अंदाज में कहा, लेकिन चौधराइन जी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी नब्ज डूब रही है चौधरी साहब। हकीम जी बेहद घबराए हुए लहजे में बोले, अल्लाह खैर करे, मगर अल्लाह ने इस मरहले पर खैर नहीं की, या यूं समझ ले कि इस वक्त जो वाकया पेश आया वो चौधरी इरशाद की नज़र में खैर के जुमरे में नहीं आता था। नौरीन ने खून की मजीद एक कै की और इसका बदन ठंडा ठार हो गया, वो खत्म हो गई थी और जाहिर है इसके पेट में मौजूद चौधरी की औलाद नरीना भी नौरीन के साथ ही इस दुनिया में आंख खोलने से पहले उस दुनिया की तरफ चली गई थी। हकीम जी ने मायूसी भरे अंदाज में गर्दन झुका दी। कांस्टेबल ने बड़ी तफसील से नौरीन की मौत की मंजरकशी की तो मैं भी पलक झपकते में इसी नतीजे पर पहुंचा जहां हकीम जी पहुंचे थे, यानी नौरीन की मौत किसी जहरीली शय के सबब वाक़ई हुई थी। खून की उल्टियां करके जान से हाथ धो बैठना इसी अमर की जानिब इशारा करता है कि मरने वाली को जहर दिया गया था। हकीम जी तो एक तबीब थे, एक मुआलिज थे, लिहाजा नौरीन की मौत की दुरुस्त तशखीस करके वो एक तरफ चुप होकर बैठ गए थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं पुलिस का एक अहम और जिम्मेदार अफसर था, कानून का पास और अमलदारी मेरे फराइज का हिस्सा था, लिहाजा मैं भला कैसे खामोश होकर बैठ जाता। ये वक्त तो मेरे सरगर्म होने का था। अगर नौरीन को जहर दिया गया था तो सीधी सीधी ये कत्ल की एक वारदात थी। खादिम हुसैन, मैंने कांस्टेबल को मुखातिब करते हुए कहा, तैयारी करो, हम अभी और इसी वक्त चौधरी की हवेली जा रहे हैं। ओके सर, वो फर्मा बरदारी से बोला। हवेली किसी मातम कदा का मंजर पेश कर रही थी। चौधरी इरशाद की पहली बीवी से 4 औलादें पैदा हुई थीं, जिनमें से सिर्फ एक पहलोटी की बच्ची नादरा उर्फ रानी जिंदा थी। इसके बाद पैदा होने वाले चौधरी कदीर, चौधरी नईम और चौधरी सुल्तान अपनी अपनी बारी पर जिंदगी का 1 साल भी पूरा करने से पहले ही राही अदम हो गए थे। तीनों बेटों की मौत इसके सीने के दाग बनकर तकलीफ और अजियत का सामान पैदा करते रहते थे।
इसके बाद नूरजहां के बतन से फिर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। चौधरी को बेटी की ख्वाहिश थी, इसे अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था, एक ऐसा सपूत जो इसकी नस्ल को आगे बढ़ाने का सबब बने। लेकिन नूरजहां की तरफ नाउमीदी और मायूसी की झंडी लहराती रहती थी, लिहाजा मजबूरन उसने बुढ़ापे में दूसरी शादी कर ली थी कि अगर मुकद्दर में औलाद नरीना है तो इसकी जानिब से कोशिश और तगो-दो में कोई कसर बाकी न रह जाए। चौधरी का दूसरी शादी का फैसला बड़ा कामयाब रहा था। छोटी चौधराइन नौरीन ने अपने हुस्न और जोबन से न सिर्फ ये कि चौधरी की खलवत को जगमगा दिया था, बल्कि इसकी औलाद नरीना की ख्वाहिश देरीना की तकमील का बायस भी बनने जा रही थी। एक माहिर दाई सफिया ने बड़े वसूख से कहा था कि नौरीन चौधरी के बेटे को जन्म देगी। इस खुशखबरी ने चौधरी इरशाद के अरमानों और उमंगों को बेतरह रक्स करने पर मजबूर कर दिया था। इसकी मुसर्रतें और खुशियां अभी बालिग नहीं होने पाई थी कि सब कुछ पानी के बुलबुले की मारिद टाई टाई फिश होकर रह गया था। इस वक्त पूरी हवेली में सबसे ज्यादा सोगवार चौधरी इरशाद ही था, लिहाजा मैं इसी के पास जा बैठा। हमारी पहले भी मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। मैंने छोटी चौधराइन की मौत पर दिली सदमे का इजहार करते हुए मुनासिब अल्फाज में ताज़ियत कर दी। फिर पूछा, चौधरी साहब, चौधराइन जी की तदफीन का क्या वक्त रखा है? जुहर और असर की नमाज के बीच, उसने रंजीदा लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, मैं इस वक्त चौधराइन जी की सफ़े मातम पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ बैठकर तफसीली बातें करना मुनासिब नहीं होगा। क्या हम थोड़ी देर के लिए तन्हाई में मिल सकते हैं? उसने चौंक कर उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा और सरगोशियाना अंदाज में बोला, मलिक साहब, खैरियत तो है ना? मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए दो टोक अंदाज में कहा, बस समझ लें कि खैरियत ही नहीं है चौधरी साहब। इसकी आवाज़ भीग गई। टूटे हुए लहजे में मुझसे मुस्तफसर हुआ, मैं इस वक्त जितनी बड़ी क़यामत से गुजर रहा हूँ, क्या इससे ज्यादा बुरी खबर हो सकती है कोई? मैंने भी जवाबन सरगोशियाना अंदाज ही इख्तियार किया। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, इसका ताल्लुक चौधराइन जी की अलमनाक मौत की हकीकत से है, और ये गुफ्तगू सफ़े मातम पर बैठकर सबके सामने नहीं हो सकती। मौत की हकीकत? वो बिदके हुए अंदाज में बोला। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस ना हुई कि वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया था, ताहम उसने चेहरे के तासुरात से यही जाहिर किया कि मेरी बात इसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मैंने एक चाल चली, चौधरी साहब, आपकी हवेली में कदम रखने से पहले मैं हकीम जी से एक भरपूर मुलाकात कर चुका हूँ। हमने चौधराइन जी की मौत पर ही बात की थी। मैं हकीम जी से कतन नहीं मिला था, ताहम चौधरी मेरे दाव में आ गया और जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला, मलिक साहब, आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त कितना दुखी हूँ। क्यों नहीं चौधरी साहब, मैंने दिलजोई करने वाले अंदाज में कहा, मुझसे ज्यादा ये बात और कौन जान सकता है? मैं आपके तमाम तर हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिर आप मुझ पर एक मेहरबानी करें मलिक साहब। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। बाद में कब चौधरी साहब? नौरीन की तदफीन के बाद। फिर कोई फायदा नहीं होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या मतलब मलिक साहब? मैं आपसे जो संजीदा बात करने वाला हूँ, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इसका ताल्लुक चौधराइन जी की गैर तिबी मौत से है। जब मौत गैर तिबी वाक़ई हुई है तो फिर बातचीत तदफीन से पहले ही हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाद अदा चौधराइन जी की कब्र को खोद कर। ठीक है मलिक साहब, वो हथियार फेंकते हुए बोला, आए हम अंदर किसी कमरे में जाकर बैठते हैं। हम दोनों यके बाद दीगरे नौरीन की सफ़े मातम से उठे। फिर मैं चौधरी की रहनुमाई में चलते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो ख्वाबगाह का मंजर पेश करता था। बाद अदा मालूम हुआ कि वो मुतवफ़ी नौरीन और चौधरी इरशाद का बेडरूम था। जब हम आराम से बैठ चुके तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, ये ऐसा मौका नहीं है कि मैं खामखा बात को घुमा फिरा कर आपका और अपना वक्त बर्बाद करूं। लिहाजा मुझे जो कुछ कहना है साफ और दो टोक अंदाज में कह रहा हूं। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूं मलिक साहब। वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला, ये एक हकीकत थी कि मेरी अभी तक हकीम जी से इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन बाहर सफ़े मातम पर बैठे हुए कांस्टेबल खादिम हुसैन ने
ऐसे जामे अल्फाज में नौरीन की मौत का मंजर खींचा था कि इस सिलसिले में मुझे किसी से कोई तफसील हासिल करने की चंदा जरूरत नहीं थी। मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर पुरअसर अल्फाज में चौधरी इरशाद को अपने हतमी और तहकीकाती ख्यालात से आगाह किया। मेरा बयान इतने जामिया और मुदल्लल था कि चौधरी के पास इख्तलाफ या इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। वो कोई कोढ़ मगज और बददिमाग चौधरी नहीं था जो खामखा की कज बख्शी पर उतर आता। मैं जब से इस थाने में तैनात था मैंने चौधरी इरशाद को एक दाना व बीना और जीरक शख्स पाया था। हालिया वाक़े की तह में तो वो भी पूरी तरह उतरा बैठा था, लेकिन इजहार से डरता था। ये इसकी बुज़दिली नहीं बल्कि मसलहत कोशी थी। जब मैंने तमाम तर हकीकत इसके गोश गुजार कर दी तो इसने शिकस्ता लहजे में पूछा, फिर आपका क्या इरादा है मलिक साहब? मैंने उसे अपने इरादे से आगाह कर दिया। वो खुशामदाना अंदाज में बोला, मलिक साहब, छोटी चौधराइन बड़ी अजियत उठाने के बाद मौत के मुंह में गई है। अब इसकी लाश की चीर फाड़। वो झरझरी लेकर खामोश हो गया। मैंने कहा, चौधराइन जी ने वो तकलीफ और अजियत इसीलिए सही थी कि इस वक्त इनके बदन में जान मौजूद थी, लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो एक मुर्दा जिस्म, एक लाश के साथ होगा। लिहाजा आप इस सिलसिले में कतन परेशान न हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौधराइन जी की मौत की हकीकत को खोल देगी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, वैसे मुझे तो पूरा यकीन है चौधराइन जी को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। क्या आप अपनी चहेती बीवी के कातिल को यूं ही छोड़ देंगे? वो बीवी जो आपके लिए जायदाद का वारिस पैदा करने वाली थी, आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली थी। मेरे इन जज्बाती डायलॉग ने चौधरी की आंखों से आंसू जारी कर दिए। वो गुलगिरी आवाज में बोला, मलिक साहब, सब कुछ खत्म हो गया। ना नौरीन जिंदा रही और ना ही मेरी नस्ल का चिराग रोशन करने वाला वो बच्चा जो इसकी कोख में अपनी जिंदगी की इब्तदाई मंजिलें तय कर रहा था। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं थोड़ी देर तक उसे सीने से लगाकर तसल्ली दिलासा देता रहा और इसके कान में समझाने का अमल भी जारी रखा। बलाखिर मेरी बात ने इस मर्द माकूल की अकल में जगह बना ली और वो मुझसे ताउन के लिए तैयार हो गया। बस मेरे लिए इतना इशारा ही काफी था। मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। छोटी चौधराइन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने से पहले मैंने किचन वाली कार्रवाई को निपटाना ज्यादा जरूरी समझा और चौधरी से वाज़े अल्फाज में कह दिया कि वो खामोशी से तमाशा देखता रहे। जो भी होगा इसके हक में बेहतर ही होगा। इसने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया था। अमूमन कत्ल की वारदात के सिलसिले में वाकयाती शहादतें बाद में तलाश की जाती हैं। सबसे पहले लाश का मुआयना किया जाता है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद दीगर कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ रिवायत के बरक्स हो रहा था और इसकी एक खास वजह थी। जब मैं कांस्टेबल खादिम हुसैन के साथ चौधरी की हवेली पहुंचा था तो इस वक्त तक हवेली के अंदर यही तासुर पाया जाता था कि छोटी चौधराइन खून की उल्टियां करते हुए मौत के मुंह में चली गई है और अब नमाज जुहर के बाद इसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हवेली के अंदर ताज़ियत के लिए आने वाले अफराद का हजूम जमा था, जिनमें गांव वालों के अलावा चौधरी इरशाद के रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जो जुहर और असर के दरमियान चौधराइन जी की तदफीन का जहन बनाए बैठे थे। अब अगर अचानक इन्हें पता चलता कि हवेली में दर हकीकत कत्ल की एक वारदात हुई है और चौधराइन नौरीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया जा रहा है, तो यकीनन वहां एक भगदड़ सी मच जाती, जिससे पुलिस को कार्रवाई में मुश्किलात पैदा हो सकती थी। मेरे इस फौरी फैसले का एक और तकनीकी पहलू भी था। अगर हवेली के अंदर ये खबर आम हो जाती कि पुलिस चौधराइन नौरीन की लाश को कत्ल के शुबहे में पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज रही है, तो किचन की मुतवक्का शहादतें जाय कर दिए जाने के रोशन इम्कानात थे। अगर नौरीन का कातिल इसी हवेली से ताल्लुक रखता था और जैसा कि मुझे यकीन था, तो वो वाकयाती शहादतों को मेरे हाथ न लगने देता। ये बात रोज रोशन की तरह खुलकर सामने आ चुकी थी कि मुतवफ़ी चौधराइन ने रात को आलू बैंगन चावल और अचार वगैरह खाए थे या फिर सोने से पहले दूध का एक गिलास पिया था।
ये तमाम ऐसी अशिया थीं कि जिनकी कश्तम कश्ती से पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस बन सकती थी और ये गैस तेजाबियत, सीने की जलन और ज्यादा से ज्यादा मैदे का दर्द जगा सकती थी। इस बात के कतई कोई इम्कानात नहीं थे कि इस खुराक के नतीजे में खून की उल्टियां जारी हो जाएं और वो भी ऐसी कि इससे इंसान की फौरी मौत भी वाक़ई हो जाए। यकीनन छोटी चौधराइन को कोई खतरनाक जहर दिया गया था। ये दोहरे कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात थी। नौरीन के पेट में चौधरी इरशाद का बेटा था या बेटी, इस बहस में पड़े बगैर ये तो वसूख से कहा जा सकता था कि वहां एक जिंदगी अपने मखसूस मदारिज तय कर रही थी। किचन की तमाम तर कार्रवाई में मुझे जरा बराबर भी कामयाबी ना हुई। रात को तैयार होने वाला खाना खत्म हो चुका था और तमाम तर बर्तन भांडे मांज धोकर एक तरफ रख दिए गए थे। अब मुझे किसी बदनज़मी या अफरा तफरी की परवाह नहीं थी। रात को जब छोटी चौधराइन ने मौत को गले लगाया तो हवेली के तमाम अफराद बाशमूल दाई सफिया और हकीम जी वहां मौजूद थे और सब के सब इस बात के गवाह थे कि नौरीन ने खून की कै करते हुए जान दी थी। मेरे लिए बस इतना सहारा ही काफी था। मैंने फौरी तौर पर नौरीन की लाश का सरसरी सा मुआयना किया, फिर उसे खादम हुसैन की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद मैं हवेली की अंदरूनी कार्रवाई में मसरूफ हो गया। मैंने चौधरी इरशाद से पूछा, गुज़िश्ता रात आपकी हवेली में कुल कितने अफराद मौजूद थे? मैं, बड़ी चौधराइन, छोटी चौधराइन, इसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, और 6 मुलाजिम। मुलाजमीन की तफसील क्या है चौधरी साहब? 2 समझदार औरतें तो दोनों चौधराइनों के साथ होती हैं। इसने बताया, नूरजहां की खिदमत के लिए जीवा मासी मखसूस है और नौरीन की देखभाल के लिए चाची बिस्मिल्ला। इनके अलावा बाकी चारों मुलाजिम मर्द हैं। बावर्ची खाने में खाना वगैरह कौन पकाता है? मैंने पूछा। खाना पकाने की जिम्मेदारी तो जीवा मासी की है, चौधरी ने जवाब दिया, लेकिन चाची बिस्मिल्ला भी इसकी मदद करती है। इसके अलावा वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, वैसे मेरी बीवियां भी कुछ ना कुछ पकाती रहती हैं। ठीक है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, अब इस बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं कि छोटी चौधराइन के पेट में आपकी औलाद नरीना थी या औलाद जरीना। वो जो कुछ भी था चौधराइन जी के साथ ही खत्म हो गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं, आप एक हकीकत बयान कर रहे हैं और ये भी तय है कि चौधराइन जी और इनके पेट में पलने वाली नन्ही मुन्नी जिंदगी को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, हकीम जी इनकी जहरीली मौत की तस्दीक कर चुके हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगी। मेरी तरह आप भी यही चाहते होंगे कि छोटी चौधराइन का कातिल न सिर्फ ये कि बेनकाब हो, बल्कि उसे इबरतनाक सजा भी मिलना चाहिए। मैंने बात खत्म करके सवाल नजर से चौधरी इरशाद की तरफ देखा तो वो गलूगीर आवाज में बोला, जी जी बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि चौधराइन नौरीन के कातिल को मैं बहुत जल्द आपके निगाह के सामने ले आऊंगा। मैंने बड़े एतमाद से कहा, लेकिन इस कठिन काम के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की जरूरत पेश आएगी। आप ताउन करेंगे ना? ताउन न करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ठोस लहजे में बोला, बताएं आपको मुझसे किस नौयत का ताउन चाहिए? मैं जो भी सवाल आपसे करूं उसका सच्चा और खरा जवाब चाहिए मुझे। मैंने कहा, और मैं तफ्तीश के नाम पर जो कुछ भी करना चाहूं इसके रास्ते में आप कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं करेंगे? ठीक है, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। बस तो फिर समझें कि छोटी चौधराइन नौरीन का कातिल कानून की गिरफ्त में आ चुका। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। चौधरी इरशाद ने जोर देकर कहा, चौधराइन और मेरे बच्चे का कातिल? जी हाँ, दोनों माँ बच्चे का कातिल। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मेरा यही मकसद था। वो मुंतजर नजर से मुझे देखने लगा कि मैं आगे क्या कहता हूँ। मेरे जहन में तफ्तीशी नक्शा बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक था। मैंने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, चौधरी साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि इन दिनों आप छोटी चौधराइन की हद से बढ़कर देखभाल और निगहदाश्त कर रहे थे और इन्हें घर के छोटे मोटे कामों में भी
हाथ लगाने नहीं देते थे ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। जी हाँ मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। चौधरी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, छोटी चौधराइन जी ने पिछली रात आलू बैंगन चावल अचार वगैरह खाए थे और सोने से पहले एक गिलास दूध पिया था और ये तमाम चीज़ें बावर्ची खाने में तैयार होकर इन तक पहुंची थी। जी बिल्कुल। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा और इन्हीं चीज़ों में से किसी में जहर मिला हुआ था। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, जो आपकी छोटी बीवी और होने वाले बच्चे की मौत का सबब बना। लेकिन खाना तो हम सब ने वही खाया था। वो चौंके हुए लहजे में बोला, फिर चौधराइन ही जहरीली खुराक का निशाना क्यों बनी? ये एक अहम सवाल है चौधरी साहब, और इसका जवाब भी है मेरे पास। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, पहली बात तो ये कि कातिल बहुत ही चालाक और अय्यार है। चौधराइन जी की मौत के फौरन बाद बावर्ची खाने में से रात के खाने के हवाले से तमाम सबूत खत्म कर दिए गए और तमाम के तमाम बर्तन भी मांज धोकर रख दिए गए ताकि बाद अज़ां पुलिस की कार्रवाई का रास्ता बंद किया जा सके। अगर रात के खाने का बचा कुचा कुछ हिस्सा मेरे हाथ लग जाता तो मैं इसका लेबॉर्टरी टेस्ट करा के हकीकत हाल तक पहुंच सकता था। बहरहाल मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ऐन मुमकिन है, बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा कि चौधराइन जी ने रात सोने से पहले दूध का जो गिलास पिया था उसमें जहर मिलाया गया हो। यानी आपका जोर इस बात पर है कि चौधराइन का कातिल मेरी हवेली ही के अंदर मौजूद है। चौधरी ने सरसराती हुई आवाज में कहा, जी हाँ। मैंने पूरे तीकन के साथ कहा, आपकी फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पिछली रात हवेली के अंदर दाई सफिया हकीम जी के अलावा आप, बड़ी चौधराइन, छोटी चौधराइन, नूरजहां की खादमा जीवा मासी, नौरीन की खादमा चाची बिस्मिल्ला और 4 मर्द मुलाजिम मौजूद थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब। उसने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। सफिया और हकीम जी का बराह रास्त हवेली से कोई ताल्लुक नहीं और इन दोनों को छोटी चौधराइन की तबीयत खराब होने के बाद ही बुलाया गया था, लिहाजा ये दोनों शक के दायरे में नहीं आते। इसी तरह जान की बाजी हार जाने वाली छोटी चौधराइन नौरीन को भी मशकूक अफराद की फहरिस्त से खारिज कर दें। मैंने कहा, आपने जिन 4 घरेलू मर्द मुलाजिम का जिक्र किया है इनका भी बावर्ची खाने से कोई ताल्लुक नाता नहीं, चुनाचा हम इनके नामों पर भी लकीर खींच देते हैं। बाकी बचे आप, आपकी बड़ी बेगम चौधराइन नूरजहां, जीवा मासी और चाची बिस्मिल्ला। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, तो आपका मतलब है हम चारों में से किसी ने छोटी चौधराइन को जहर दिया है? चारों नहीं, तीनों में से किसी एक ने। मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। मैं समझा नहीं मलिक साहब। वो ताज्जुब खेज नजर से मुझे तकने लगा। मैंने आपको भी इस फहरिस्त से खारिज कर दिया है चौधरी साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। चौधराइन नौरीन और इसके पेट में नमू पाने वाले मासूम बच्चे के हवाले से मैं आपकी संजीदगी और खुशी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप अपनी खुशियों को आग लगाने के लिए इस किस्म की घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकते। तो आपका मतलब है नूरजहां, जीवा या बिस्मिल्ला में से किसी ने नौरीन को जहर देकर जच्चा और बच्चा को कत्ल किया है? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बिखरी हुई आवाज में बोला, जी हाँ, मेरा मतलब यही है। मैंने सपाट आवाज में कहा, मुझे यकीन है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरी तफ्तीश की तकमील भी इसी नतीजे पर पहुंचेगी जो राय मैंने हालात और वाकयात की रोशनी में कायम की है। लेकिन जीवा और बिस्मिल्ला तो साल हर साल की आजमाई हुई और काबिल भरोसा मुलाजमाएं हैं। वो उलझन ददा अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, और मैं समझता हूँ नूरजहां भी ऐसी घिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें चौधरी साहब कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। इस दोहरे कत्ल की वारदात में मेरा शक 3 अफराद पर आकर रुक गया है। नंबर 1 आपकी बड़ी बेगम चौधराइन नूरजहां, नंबर 2 नूरजहां की खादमा जीवा मासी और छोटी चौधराइन की खादमा चाची बिस्मिल्ला। लिहाजा मैंने चंद लम्हात का तवक्कुफ करने के बाद गहरी नजर से चौधरी इरशाद की आंखों में देखा, फिर इजाफा करते हुए कहा, लिहाजा मैं इन 3 अफराद से
कड़ी पूछगछ करना चाहता हूँ और आप इस सिलसिले में मुझसे भरपूर ताउन करेंगे। जी जरूर करूंगा ताउन, वो आमादगी जाहिर करते हुए बोला। हम इस नतीजे पर तो पहुंच ही चुके हैं कि जहर बावर्ची खाने से सफर करके छोटी चौधराइन के मैदे तक पहुंचा था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और आपके मुताबिक खाना पकाने की जिम्मेदारी जीवा मासी की है और इस काम में बिस्मिल्लाह चाची इसकी मदद करती है और आपकी बीवियां भी कुछ न कुछ पकाती रहती हैं। हालात वाकयात की रूह से छोटी चौधराइन ने गुज़िश्ता रात बावर्ची खाने में कुछ नहीं पकाया होगा, क्योंकि आप आजकल इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम देने की कोशिश में रहते थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बड़ी बेगम चौधराइन नूरजहां ने पिछली रात बावर्ची खाने में जीवा मासी की कोई मदद की थी? मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो पुरसोच अंदाज में बोला। मैं चौधराइन से पूछकर बताता हूँ। बात खत्म करके वो उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, आप जरूर चौधराइन जी से ये सवाल करें और इसके साथ ही दोनों घरेलू मुलाजमाओं को भी मेरे पास भेज दें ताकि मैं इनसे पूछगछ कर सकूं। जी बहुत बेहतर, वो बड़ी फर्माबरदारी से बोला। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया और एक उधेड़ उम्र औरत को मेरे हवाले करते हुए बोला, मलिक साहब ये चाची बिस्मिल्लाह है, आप इससे बातचीत करें, मैं भी आता हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया और बिस्मिल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो आम सी शक्ल सूरत की मालिक एक उधेड़ उम्र मुलाजमा थी। मैंने लगभग 10 मिनट तक चाची बिस्मिल्लाह का इंटरव्यू किया और हर दाविये से सवालात किए और वो मुझे इस गंभीर मामले में बेकसूर नजर आई। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, ये राय मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर कायम की है। चाची बिस्मिल्लाह के मुताबिक गुज़िश्ता रात खाना जीवा मासी ने बनाया था और इस काम में उसने जीवा की मदद की थी। जीवा ने बड़ी चौधराइन के लिए और बिस्मिल्लाह ने छोटी चौधराइन के लिए खाना चुना था। चौधरी इरशाद ने भी छोटी चौधराइन के साथ ही खाना खाया था। खाने के बाद उन्होंने बर्तन समेटे और बावर्ची खाने में बैठकर दोनों ने खुद भी खाना खाया था। इसके बाद चाची बिस्मिल्लाह छोटी चौधराइन की पुकार पर इसके कमरे में चली गई थी और जीवा मासी बर्तन धोने में लग गई थी। और दूध वाला गिलास तुमने कब छोटी चौधराइन को दिया था? वो लम्हे भर के लिए खामोश हुई तो मैंने पूछा। खाने के कोई आधा घंटा बाद, इसने बताया। छोटी बीबी जी को खाने के बाद नींद आने लगी थी और चौधरी साहब ने मुझे दूध लाने को कहा था, तो दूध वाला गिलास तुम खुद बावर्ची खाने से लेकर आई थी? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी रोजाना मैं ही लेकर आती हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। जब तुम छोटी चौधराइन के लिए दूध का गिलास लेने बावर्ची खाने में पहुंची तो क्या जीवा मासी अभी तक वहीं मौजूद थी? मेरा फोकस लामहला दूध वाले गिलास पर हो गया था, क्योंकि उस रात हवेली के बावर्ची खाने में जो कुछ खाना पका था वो तो वहां मौजूद तमाम अफराद ने खाया था और किसी को कुछ नहीं हुआ था। ये वाज़ेह इशारा था कि वो खाना जहरीला नहीं था। लिहाजा इस संगीन वाक़े के सिलसिले में तान दूध वाले गिलास पर आकर ही टूटती थी। बिस्मिल्लाह मासी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जी हाँ, जीवा बावर्ची खाने में मौजूद थी, बल्कि वो काम खत्म करके वहां से जाने ही वाली थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने कहा था, मैंने चौधराइन जी के लिए दूध निकाल दिया है। तो क्या रोजाना जीवा ही छोटी चौधराइन के लिए दूध निकाला करती थी? मैंने चुभते हुए अंदाज में पूछा। ये ड्यूटी तो मेरी थी और रोजाना मैं ही बीबी जी के लिए गिलास में दूध डालकर ले जाया करती थी, मगर कभी कभार जीवा भी गिलास में दूध डाल दिया करती थी, इसने बताया। लेकिन बावर्ची खाने से बीबी जी के कमरे तक दूध वाला गिलास मैं ही लेकर जाया करती थी। ठीक है, मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए कहा। पिछली रात तुमने छोटी चौधराइन को दूध पिलाने के बाद गिलास कहाँ रखा था? जब बीबी जी ने खाली गिलास मुझे वापस किया तो मैं उसे बावर्ची खाने में छोड़ने गई थी, उसने बताया। जीवा चूंकि सारे बर्तन धोकर बड़ी बीबी जी के कमरे में जा चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही वो गिलास धोकर रख दिया था। लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब से छोटी बीबी उम्मीद से हुई थी, चौधरी साहब ने मेरी ड्यूटी इन्हीं के साथ लगा दी थी। अब बावर्ची खाने में मैं बराए नाम ही काम करती थी, वरना खाना पकाने और बर्तन धोने में पहले मैं जीवा का भरपूर हाथ बटाया करती थी।
इधर बिस्मिल्लाह चाची की बात खत्म हुई, उधर चौधरी इरशाद नमूदार हुआ। वो खासा घबराया हुआ नजर आता था। गुज़िश्ता रात इस हवेली में जितना बड़ा वाकया पेश आया था, इसने चौधरी इरशाद को अंदर बाहर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। लेकिन इस वक्त मुझे चौधरी के चेहरे पर जो घबराहट दिखाई दी थी, वो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की थी। चौधरी पर निगाह पड़ते ही चाची बिस्मिल्लाह यकलख्त उठकर खड़ी हो गई। चौधरी इसी से मुखातिब होते हुए बोला, नूरजहां की तबीयत बहुत खराब हो रही है और जी और मासी कहीं नजर नहीं आ रही, तुम्हें कुछ पता है उसका? जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाह ने बड़े इत्मीनान से गर्दन हिलाई। मेरे यहाँ आने से 10 मिनट पहले वो हवेली से बाहर गई थी और कहा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। उसने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रही है? चौधरी ने तेज लहजे में इस्तफसार किया। कह रही थी जरा घर से होकर आ रही हूँ। बिस्मिल्लाह ने बताया, जब तक हवेली के काम को मैं संभालूं। क्या वो बड़ी बीबी जी को बताकर नहीं गई? चौधरी इरशाद ने बिस्मिल्लाह के सवाल का जवाब देना जरूरी ख्याल ना किया और तहकमाना अंदाज में कहा, तुम फौरन नूरजहां के पास जाओ, मैं किसी बंदे को भेजकर जीवा को बुलाता हूँ। बिस्मिल्लाह चाची फौरन से पेशतर वहां से खिसक ली। मैंने चौधरी से पूछा, चौधरी साहब, बड़ी चौधराइन जी को क्या हुआ है? मैं समझता हूँ हवेली के सोगवार माहौल ने इसके आसाब पर गहरा असर डाला है। वो तशवीश भरे अंदाज में बोला, आप बैठे, मैं किसी बंदे को जीवा की तरफ भेजकर आपके पास आता, बल्कि आप अगर मुनासिब समझें तो इस तफ्तीशी कार्रवाई को कल पर रख लें। आप खुद भी देख रहे हैं कि हवेली में क्या अफरा तफरी मची हुई है। चौधरी साहब, मैं आपके हालात और मजबूरियों को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और दूसरी तरफ मैं भी कानूनी तकाज़ों के सामने मजबूर हूँ। बहरहाल आप अपनी बड़ी बेगम का ख्याल रखें, मैं शाम में आपकी हवेली का चक्कर लगा लूंगा। बात खत्म करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। बड़ी मेहरबानी आपकी मलिक साहब। वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, आए, मैं आपको हवेली के गेट तक छोड़ देता हूँ। हम दोनों पहलू ब पहलू चलते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकले तो एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया, चौधरी साहब, जी हाँ, मासी तो साल साल से बड़ी चौधराइन की खिदमत में है और वो दिन रात हवेली ही में रहती है, ऐसा ही है ना? जी हाँ। वो उलझन ज़्यादा नजर से मुझे तकने लगा। फिर बिस्मिल्लाह से क्यों कह रही थी कि वो जरा घर से होकर आ रही है? मैंने अपनी उलझन बयान करते हुए पूछा, क्या हवेली से बाहर भी इसका कोई घर है? उसका नहीं, उसके भाई का घर है। चौधरी ने बेजारी से जवाब दिया, वो कभी कभार अल्लाह दिता से मिलने चली जाती है, मगर आज तो उसे हवेली से बिल्कुल बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए था। वो अच्छी तरह जानती है कि पिछली रात से हवेली पर क्या कयामत टूटी हुई है। अल्लाह दिता, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा, आपने जीमा के भाई का नाम अल्लाह दिता ही बताया है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? चौधरी हैरत भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, ये वही अल्लाह दिता है ना? मैं गोया किसी गैबी कुव्वत के जेर असर बोलता चला गया, जिसे गांव वाले चाचा अल्लाह दिता कहते हैं। इसका घर ट्यूबवेल और बाग के दरमियान वाक़या है और इस अल्लाह दिता की कोई औलाद भी नहीं। वो दुबला पतला और दराज कद वाला है, रंगत गहरी सांवली और हाथ पांव बड़े। इसके बालाई होंठ पर जख्म का निशान भी है। आप मासी जीमा के भाई अल्लाह दिता ही का हुलिया और तफसील बयान कर रहे हैं। चौधरी की हैरत में कई गुना इजाफा हो गया, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक आप अल्लाह दिता जैसे फजूल आदमी में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों लेने लगे हैं। अचानक नहीं चौधरी साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, बल्कि मैं गुज़िश्ता शाम ही से इस कालिया अल्लाह दिता में दिलचस्पी ले रहा हूँ। और लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने ड्रामाई अंदाज में इजाफा किया, और आप इसे फजूल आदमी न कहें। मैं इसी मुफीद आदमी की मदद से छोटी चौधराइन के कातिल तक रसाई हासिल करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। वो उलझन भरी नजर से मुझे तकने लगा। आए, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने चौधरी का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर लाते हुए कहा, जीवा को बुलाने के लिए किसी आदमी को भेजने की जरूरत नहीं, हम दोनों अल्लाह दिता के घर जा रहे हैं। चौधरी इरशाद हक्का बक्का मुझे देखता चला गया, ताहम इसने अल्लाह दिता के घर जाने में कोई इतराज नहीं किया। इसी रात में एक मर्तबा फिर चौधरी इरशाद की हवेली में बैठा हुआ था।
पिछली रात इस हवेली पर जो कयामत टूटी थी, इसकी तबाहकारी और हलाकत खेजी से किसी को इनकार नहीं हो सकता था। लेकिन आज दिन भर की मेरी कार्रवाई ने जो तूफान उठाए थे वो भी बड़ी अहमियत के हामिल थे। गुज़िश्ता रोज मैंने केसर उर्फ केसू नामी जिस दुबले पतले बच्चे को बहला फुसलाकर बहुत सी काम की बातें मालूम की थी, इसी ने इंकशाफ किया था कि अल्लाह दिता नामी एक स्याह रो शख्स ने उसे भैंस को तंग करने का काम सौंपा था। फिर इससे पहले कि मैं अल्लाह दिता की चेकिंग के बाद ये मालूम करने की कोशिश करता कि इस नामुराद को चौधरी इरशाद की भूरी भैंस से क्या दुश्मनी थी, चौधरी की हवेली में छोटी चौधराइन को पेश आने वाला वाकया सामने आ गया था और मैं अल्लाह दिता को भूलकर हवेली के मामलात में मसरूफ हो गया था। और जब इसी तफ्तीश में अल्लाह दिता का नाम सामने आया तो मेरा माथा ठनका। मैंने चौधरी की मौजूदगी में जब अल्लाह दिता से भूरी भैंस और केसू वाले वाक़े पर सवाल जवाब किए तो इसने जीवा मासी का नाम लिया कि ये सब कुछ उसने अपनी बहन के कहने पर किया था। इलावा अजी जब मैंने अल्लाह दिता पर सख्ती की तो इसने ये भी बता दिया कि जीवा मासी की फरमाइश पर इसने जहर भी लाकर दिया था। तफ्तीश का रुख जब जीवा मासी की तरफ मुड़ा तो वो ज्यादा देर तक मज़ाहमत पेश न कर सकी और इसकी जबान से बड़ी चौधराइन नूरजहां का नाम फिसल गया। इसके बाद कुछ सोचने, कुछ कहने या कुछ सुनने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी। आप बड़ी तवज्जो से ये कहानी पढ़ते चले आ रहे हैं, लिहाजा बआसानी समझ सकते हैं कि नूरजहां ने ये कदम क्यों उठाया था। मैंने केसर उर्फ केसू और भूरी भैंस वाले वाक़े की तफसील से चौधरी इरशाद को आगाह करने के बाद कहा, अब तो बात आपकी समझ में आ गई होगी चौधरी साहब। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बच्चा बड़ा ही काइयां और बदमाश है। ये इंसान की नहीं किसी शैतान की औलाद मालूम होता है। मैं इसी शैतान की औलाद की तवस्सुत से असल मुजरिम तक पहुंचा हूं चौधरी साहब। मैंने बड़ी रसान से कहा, तफ्तीशी मामलात में बाद औकात ऐसा हो जाता है, हम जा कहीं और रहे होते हैं और तफ्तीश हमारी उंगली पकड़कर कहीं और ले जाती है। बहरहाल आपकी बीवी और इसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के कत्ल का मामला हल हो चुका है। आह! उसने एक अफसुर्दा सी सांस खारिज की और जख्मी लहजे में बोला, नूरजहां की जफा ने मुझे जो जख्म दिए हैं वो कभी भर नहीं सकेंगे। जीवा और इसका साजिशी भाई अल्लाह दिता इस वक्त मेरे थाने की हवालात में बंद हैं। मैंने अपने फराइज से मजबूर होते हुए कहा, उन्होंने जिसके इशारे पर यह सब कुछ किया मुझे उसकी भी जरूरत है ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? चौधरी इरशाद ने अपनी पगड़ी उतारकर मेरे पांव पर रख दी और रहम तलब नजर से मुझे देखने लगा। वो बड़े नाजुक लम्हात थे। इन कड़े आजमाइशी लम्हात में मैंने क्या फैसला किया होगा, ज़हीन कारीन अंदाजा लगाने की कोशिश करें। कहानी के इख्तिताम पर एक दफ़ा फिर आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।